आप लोगों का सिनॉप्सिस और वो इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुका है? यस। आई एम ऑडिबल? आपका आपका इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट जो सिनॉप्सिस है स्टार्ट हो चुका है? नो सर। ओके, अभी आपका टाइम है शायद ना? हाँ जी सर। ओके, तो एक्चुअली लास्ट टाइम हमने 21 और 22 मिक्स कर दिया था थोड़ा सा। 21 का क्लास 22 वाले दिन ले लिया, 22 का 21 है, तो आज हम 22 का जो है क्लास है वो लेंगे। और आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आपको सेकेंड ईयर का सिलेबस पता है, स्पेशली 21 एंड 22? यस। यस नो कुछ बोलो सब लोग। नेहा, वंदिता, मनीषा, निशा, निशा कश्यप, अदिति, सोनिया, बिंदु, नीतू, बहुत सारे लोग हैं। पता है तो भी, नहीं पता है तो भी बोलिए प्लीज। यस साक्षी। ओके, तो ये पता होना चाहिए क्योंकि जो भी प्रिपरेशन आप करोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यू शुड नो क्या कंटेंट है और क्या नहीं है। तो मुझे लगा आज की भी शेयर करना चाहिए आप लोगों को। और उस सिलेबस में जो आपकी हैंडबुक है, प्रोग्राम गाइड है, उस प्रोग्राम गाइड में मेंशन है तीन पेपर हैं आपके सेकेंड ईयर में। तीनों में आपका एक है MPCE 2021, जिसमें कि काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन है। ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए थी काउंसलिंग की, या क्या क्या थ्योरेटिकल अप्रोचेज हैं जो डिस्कस की थी। उसके बाद में अप्रोचेज हैं कि काउंसलिंग के क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेज हैं, जिसमें बिहेवियर थेरेपी, ड्रामा, आर्ट थेरेपी, साइकोएनालिसिस है। यही वाले कंटेंट आपके नेक्स्ट वाले 22 में भी है। ये जो पूरा का पूरा यूनिट है आपका एलोब्रेट करके दिया हुआ है यहाँ पर। और जो स्टार्टिंग है, उस स्टार्टिंग में बताया गया है कि किस तरह से काउंसलिंग के अप्रोचेज हैं। ये टाइप ऑफ काउंसलिंग है जो मान लो डिफरेंट एरियाज है, स्पेसिफिक एरियाज है, उसमें कैसे काउंसलिंग करना है। ये कुछ है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, जो क्लिनिकल जो डिसऑर्डर्स हैं, उन डिसऑर्डर्स में काउंसलिंग का क्या रोल है और क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, उन डिसऑर्डर्स के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन है। तो ये 4 ब्लॉक हैं, इन चारों ब्लॉक से आपका पेपर आता है, जिसमें पहली यूनिट है। उस पहली यूनिट में जैसे इंपॉर्टेंट अगर देखें हम, काउंसलर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलर, व्हाट आर डिफरेंट अप्रोचेज, एथिक्स इन काउंसलिंग, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो आप इस तरह से अपनी यूनिट को तैयार कर सकते हैं, एक को जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको। फिर आता है एक असेसमेंट है कि काउंसलिंग में जो है, कल हमने कुछ डिस्कस किया था। एक्चुअली कल 21 का था, लेकिन हमने कल जो है इस यूनिट के 1-2 पार्ट को हमने डिस्कस किया था। और ये कनेक्टेड है आपकी 21 से कनेक्टेड है। जो भी अप्रोच डिस्कस हैं 21 में, वही 22 में भी यहाँ लिखी हुई है। और जो सेटिंग है, काउंसलिंग सेटिंग है और ये सब है, ये हम अभी इसमें करेंगे। तो आज का जो पर्टिकुलर जो यूनिट है वो यूनिट ये है, जो कि असेसमेंट जो है, असेसमेंट क्या है, असेसमेंट कैसी होती है, किस किस टाइप की असेसमेंट होती है,
क्या इंपॉर्टेंट होता है असेसमेंट में एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए काउंसलर आप देखेंगे। तो कल थोड़ा बहुत हमने डिस्कस भी किया था डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल एरियाज जो कि एक काउंसलर के लिए किस तरह से असेसमेंट जो है वो हेल्प कर सकती है। क्योंकि आप अभी जो पार्ट करेंगे आपका जो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट है उसमें भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारा जो मैटर है वो रिलेटेड है कि जब भी आप रिसर्च अगर हम करेंगे या इंटर्नशिप करेंगे तो उसमें असेसमेंट का क्या रोल है, कोई बताएगा? जब भी आप इंटर्नशिप करेंगे या आप मान लो अपना प्रोजेक्ट लिखेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसमें असेसमेंट का क्या रोल है? यस, इंफॉर्मेशन गैदर करना। इंफॉर्मेशन गैदर करना, ओके। और सपोज अगर हम इंटर्नशिप की बात करें तो क्या रोल है इंटर्नशिप में, आपके असेसमेंट का क्या रोल है? आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे या आप पता नहीं है या आप बोलना नहीं चाह रहे? बहुत सारे लोग हैं यहाँ। यस सर, हम असेसमेंट के बेसिस पे ही फिर इंटरवेंशन प्लान करेंगे। ओके, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना, हाँ, काउंसलर के लिए। और yes, there are 33 students are here and you are in second year. फर्स्ट ईयर आपने पढ़ा है, सेकंड ईयर में असेसमेंट नहीं, जब तक असेसमेंट नहीं होगा हमें एक्चुअली व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम वो तो पता ही नहीं लगेगा। देन हाउ कैन वी काउंसल एनीबॉडी? ओके, टू नो द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम, असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। नहीं तो क्या मान लो फर्स्ट स्टेप क्यों है, क्या ऐसा होगा इंटर्नशिप में जो लोग इंटर्नशिप करेंगे? यस वंदिता। सो प्रैक्टिकली अप्रोच इस तरीके से। ओके, और कोई? रुचिका। सर डेटा गैदरिंग। जी सर डेटा गैदरिंग के लिए। ओके, डेटा गैदरिंग है, डाटा इंफॉर्मेशन है, और Sir, to know the cause and problem, we will do assessment. ओके, कॉज एंड इफेक्ट, ओके। तो ये बेसिकली पॉइंट है, बट प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ दैट आपकी इंटर्नशिप जो है, अब जब भी हम केस बोलते हैं किसी भी एक, मान लो जो भी आप 10 केसेस लिखेंगे, तो वो जो 10 केस जो वर्ड है, केस वर्ड, वो केस तभी होगा जब वो डायग्नोसिस होगा, ठीक है? वो कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी, उस असेसमेंट के बेसिस पे वो डायग्नोसिस होगा, देन यू विल से केस। आप हर किसी को ऐसे नहीं बोल सकते केस। केस बोलने के लिए क्या है, क्लाइंट या केस बोलने के लिए दैट देयर इज सम टाइप ऑफ डायग्नोसिस इज रिक्वायर्ड। वो डायग्नोसिस किसके बेसिस पे होता है? वो असेसमेंट के बेसिस पे होता है। तो हो सकता है कि भी आपको इंटर्नशिप में असेसमेंट करना ना पता चले, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि you will observe that which type of counseling approach is given and which type of process is there, how you will write the case, how you will write the case history। तो ये सारी की सारी चीजों के साथ में वहां जो है आपको एक मिलेगा, और वो है आपका असेसमेंट। जब भी कोई आप केस करेंगे, सपोज आप किसी भी एरिया में, कोई एरिया बताइए मुझे जहां आप इंटर्नशिप करेंगे। सर स्कूल काउंसलिंग। जैसे स्कूल काउंसलिंग है, चलो ठीक है, तो स्कूल काउंसलिंग में भी अगर आप मान लो कोई स्टूडेंट लेते हैं, तो यू विल टेक एनी स्टूडेंट हु इज डायग्नोज्ड और हु इज हैविंग एनी साइकोलॉजिकल इशू। तो वो जो साइकोलॉजिकल इशू कैसे पता चलेगा? वो साइकोलॉजिकल इशू पता चलेगा आपको उसकी असेसमेंट पे। उस सेटअप में जहां पे भी आप इंटर्नशिप करेंगे, उस सेटअप में आपके पास जो केस है, उस केस का मान लो जस्टिफिकेशन जो भी देगा ये केस क्यों है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है असेसमेंट, ठीक है? तो असेसमेंट का जब भी हम कोई भी एक काम, जो भी इंटरवेंशन है या काउंसलिंग हम देते हैं, तो उसमें सबसे इनिशियल पार्ट वो असेसमेंट का है। कल भी हमने इसके कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे।
और इंटर्नशिप में तो बिल्कुल, क्योंकि जो भी आप इंटरवेंशन के जो सेशंस लिखते हैं, हम 3 या 4 सेशंस लिखते हैं, उस 4 सेशंस भी है, उसमें एक सेशन ऐसा होता है जो कि असेसमेंट के बेसिस पे होता है, जिसके अंदर हम वी विल राइट द इंटरव्यू आल्सो एंड वी विल राइटिंग द असेसमेंट पार्ट की इसका क्या डायग्नोसिस है, क्या सिम्टम्स हैं, उसकी इंसाइट है कि नहीं है क्लाइंट की, अब उसके बारे में, ठीक है, उसको पता है कि नहीं पता, या जो असेसमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर है कि नहीं है। सपोज अगर हम बोलें कि भी पुअर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, और जब आप उसके साथ डील कर रहे हैं उस बच्चे के साथ, तो वो वहां अटेंशन और कंसंट्रेशन इश्यू है कि नहीं है। सपोज देयर इज ए एंजाइटी प्रॉब्लम और स्ट्रेस प्रॉब्लम, मे बी देयर इज एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, मे बी दैट देयर इज लाइक इंटरपर्सनल इश्यूज, तो कोई भी ऐसे हो सकता है कि माइल्ड डिप्रेशन हो। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी जो है असेसमेंट के बेसिस पे वी विल डिसाइड कि वो असेसमेंट होगी, देन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई। तो आप जो इंटर्नशिप लिखेंगे, जो केस हिस्ट्री लिखेंगे, उस केस हिस्ट्री के साथ में यू विल राइट द असेसमेंट पार्ट आल्सो, जिसमें कि इंक्लूड करेंगे आप कि कौन कौन सी असेसमेंट है हुई है, उस असेसमेंट के बेसिस पे क्या बिहेवियर है उस पर्टिकुलर केस का। तो ये एक जरूरी चीज है, और ये आपको ध्यान भी रखना है अपने इंटर्नशिप के टाइम पे, कि आपको पता होना चाहिए कि जो इंटर्नशिप जो आप करेंगे उसमें क्या असेसमेंट यूज हुई है, बिकॉज दिस विल बी ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सप्लेन दैट विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ए केस। क्या उस जो भी केस आप लिख रहे हो, सपोज आपने लिखा एंजाइटी प्रॉब्लम, तो आप उस एंजाइटी प्रॉब्लम में यू विल राइट कि केस क्या है। यस, रियल मी टू। जी सर, बताइए। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? आपका एक तो नाम मेंशन नहीं है क्लास में। तो हमें इस चीज को देखना है कि कौन सी जो असेसमेंट है, कौन कौन से असेसमेंट पार्ट ऐसे हैं जिसको कि है, जैसे कि अगर हम बात करें, सपोज कोई भी केस है, उस केस में आपको ये देखना है कि उसका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है। सपोज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कैसा है उसका, अगर मान लो एडजस्टमेंट पैटर्न कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका इमोशनल पैटर्न कैसा है, ठीक है, उसके पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये असेसमेंट पे बेस हैं, और आपका जो इंटर्नशिप है उसका पर्पस भी यही है। जो MAPC के अंदर इंटर्नशिप है 240 आवर्स का, उसमें यही चीज सीखनी है आपको कि असेसमेंट जो है क्या होता है, किस किस तरह का असेसमेंट होता है, एंड दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। Same thing if I will ask to you that what is the role of assessment in research project? क्या रोल है रिसर्च प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप का? यस। चीज के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन बताना। ओके, इंफॉर्मेशन अगेन दैट कि भी जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन बताना। सर जो हमने अपना रिसर्च प्रॉब्लम लिया है, उस प्रॉब्लम को वेरीफाई करने के लिए असेसमेंट इज द मेन पार्ट, क्योंकि उसी के बेसिस पे जो रिजल्ट आएगा उसी से हम उसको वेरीफाई कर पाएंगे कि जो हमने स्टेट किया है। जैसे मान लीजिए हम एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहे हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का चिल्ड्रन में लोनलीनेस के साथ, तो वो असेसमेंट से ही हमारा रिजल्ट आएगा कि वेदर दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव और नॉट एट ऑल। ओके ओके, और वेरी गुड। और क्या हो सकता है? Assessment is the base of our research. मतलब नहीं, आपके जो बिल्कुल है, बेस है। विदाउट असेसमेंट जो है बहुत मुश्किल है हम रिसर्च कर पाएंगे। वो मेथड कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं,
बट किस तरह से असेसमेंट आपकी रिसर्च में हेल्प करती है? क्योंकि हम काउंसलिंग में असेसमेंट पढ़ रहे हैं, तो असेसमेंट हमें पता होना चाहिए कि क्या यूज है। और रिसर्च में जिस तरह से जितनी भी आजकल जो जितनी भी रिसर्च हो रही हैं, और बहुत सारी ऐसे रिसर्च हैं जो कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं हमें सीखने में, और बहुत सारी ऐसी रिसर्च हैं जिसके अंदर नए नए एस्पेक्ट्स हैं, कुछ गैप हैं वो जनरेट होते हैं, जो कि नई रिसर्च के लिए कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो ऐसा क्या है उनमें, क्या असेसमेंट का क्या पार्ट है, रोल है? जैसे कोई एग्जांपल्स आप देके अगर बताना चाहें। यस सर जैसे हम सोशल मीडिया के यूज पे और जो स्लीप क्वालिटी है या जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, इमोशनल डिस्कनेक्शन जो आजकल हो रहा है, उसके बीच में रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी स्टडी से ये शो कर सकते हैं कि नाउअडेज in this pandemic when everybody is dependent on internet is using the screen time has increased, तो उसको हम शो कर सकते हैं कि ये चीजें किस तरह से अफेक्ट कर रही है, और फिर उसके प्रॉस एंड कॉज उनके साथ साथ उसमें सजेशंस और बहुत सी नई चीजें भी हम दे सकते हैं सर, एक टोटल न्यू इनसाइट। ओके, तो इसमें एक चीज तो है ये कि जस्ट आई एम शोइंग यू वन टॉपिक जिसमें शायद आपको पता चले, थोड़ा अंदाजा होगा, प्रैक्टिकली आपको पता चले कि असेसमेंट का क्या रोल है हमारे रिसर्च में। एक अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो एक टॉपिक है जो अभी रिसेंटली सबमिट किया है इस लड़की ने। तो इसमें व्हाट इज द टॉपिक? क्या है टॉपिक? प्लीज रीड, अगर आप देख पा रहे हैं तो स्क्रीन। Impact of psychological capital on self-esteem among nomophobic adults. ओके, तो ये एक रिसर्च है, ठीक है। अब इस रिसर्च में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है साइकोलॉजिकल कैपिटल और एक है सेल्फ एस्टीम। साइकोलॉजिकल कैपिटल में भी सब कैटेगरीज हैं, होप, एफिकेसी, रेजिलेंसी एंड ऑप्टिमिज्म। तो ये क्या है? दीज वेरिएबल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है। नोमोफोबिक एडल्ट इज बेसिकली आल्सो वन सैंपल जिस पर रिसर्च हुई है, तो उसमें भी एक नोमोफोबिक एक वेरिएबल है कि वो एडल्ट्स आइडेंटिफाई करना जो नोमोफोबिक है। आप में से कुछ लोगों ने शायद भरा भी होगा। आई शेयर्ड विद यू दिस रिसर्च का जो क्वेश्चनियर था, मैंने शेयर किया था आपके ग्रुप में। तो वो अभी जैसे ये जो वेरिएबल है, जैसे साइकोलॉजिकल कैपिटल है, अब ये साइकोलॉजिकल कैपिटल एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमें असेस करना है। तो असेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज टेस्ट। अब जैसे इसने इस लड़की ने जो टेस्ट है वो बाहर से मंगवाया है, मान लो कि कहीं से वो किया है, बाहर की एक एजेंसी है, उसका एक जस्ट मैं आपको बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता चले। ये इसका डाटा है, वो डाटा कलेक्शन होता है, और इसमें एक कनेक्शन है जिसमें कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, ये एक टूल है जो पर्टिकुलरली इसने ये टूल मान लो ये माइंड गार्डन एक कंपनी है जिसमें कि इन्होंने जो कॉपीराइट है इनका, उस कॉपीराइट से इन्होंने लिया है, ठीक है, खरीदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च के लिए लिखा है, तो रिसर्च के लिए उन्होंने अलाउ किया है इसको। और ये पूरी जो कंपनी है, इस कंपनी से उन्होंने इस टेस्ट को रिक्वेस्ट किया था, एंड दे सेंट दिस टेस्ट। उन्होंने पूरा डिटेल डाटा मांगा था कि यू आर ए स्टूडेंट ऑफ कौन सा, क्या स्टूडेंट है आप, और किस तरह से आप मान लो वो कर रहे हैं। तो इन्होंने ये पूरा का पूरा जो टूल है
वो यहाँ भेजा था। तो ये क्या है, दिस इज ए साइकोलॉजिकल टेस्ट, स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं और उसकी अलग तरह की स्कोरिंग है। तो ये क्यों यूज हुआ, ये यूज हुआ उस रिसर्च में यूज हुआ जिसमें वो साइकोलॉजिकल कैपिटल को असेस करना चाह रहे थे, मानो उसको वो असेस करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने। दूसरा सेल्फ एस्टीम है, जैसे इन्होंने रोजनबर्ग का एक टेस्ट है वो भी इन्होंने मेल करके, जो रोजनबर्ग है जिन्होंने बनाया वो अभी नहीं है इस दुनिया में, उनकी वाइफ चलाती है वो स्कूल है उनका एक वहां पे, तो उन्होंने उनसे परमिशन लिया और उन्होंने उसको परमिशन दिया कि दैट आई वांट टू यूज इन दिस, क्योंकि इनको ये हिंदी में भी बनाना था, तो उन्होंने एक परमिशन लिया। तो इस तरह से जो साइकोलॉजी के टेस्ट हैं, ये चीज अभी आपके बुक में भी मेंशन है कि इथिक्स जो होते हैं कि हम कोई भी टेस्ट यूज कर रहे हैं, या तो वो हमारे पास ओरिजिनल हो या फिर हम उसका एक पर्टिकुलर जो कॉपीराइट जिसके पास है उससे हम, एंड दैट वी आर यूजिंग फॉर रिसर्च पर्पस। अब इस रिसर्च पर्पस में, रिसर्च के लिए उन्होंने ये टेस्ट यूज किया, और टेस्ट यूज करने के बाद जो भी इनका सैंपल था, सपोज इन्होंने जो सैंपल भी लिया है वो सैंपल भी बहुत सारा, कम से कम भी ये है 235 और कुछ ऐसा सैंपल है इन्होंने कलेक्ट किया, जबकि इन्होंने अपने सिनॉप्सिस में 60 लिखा था, लेकिन 245 जो है सैंपल उन्होंने लिया। अब ये जो है जैसे कि सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम का रिजल्ट निकाला, होप का रिजल्ट निकाला, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स का रिजल्ट निकाला। किसके बेसिस पे निकाला ये, जैसे ये रेजिलेंस है, साइकोलॉजिकल कैपिटल का पार्ट है, ये सारा किसके बेसिस पे निकाला, जैसे ये ऑप्टिमिज्म है, तो ये पूरा का पूरा अगर हम यहाँ देखें, सेल्फ एस्टीम, साइकोलॉजिकल कैपिटल और नोमोफोबिया का जो मीन स्कोर है यहाँ दिया हुआ है, तीनों के तीनों वेरिएबल हैं। तो ये अलग अलग तरह का जो भी डाटा उसका है, जो भी उसने रिसर्च किया है, उस रिसर्च के बेसिस पे ये टूल यूज हुआ, और टूल यूज होके उसका मान लो जो स्टैटिस्टिक एनालिसिस है उन्होंने किया उसके बेसिस पे। तो कहने का मतलब कि एक रिसर्च में जो टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट है, दूसरी रिसर्च में क्या होता है, बहुत बार ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट कि सर टूल हम बना लेंगे, टेस्ट हम बना लेंगे, तो वो क्यों बनाना है, क्या उसका होगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है टेस्ट की वो मैटर करती है, यानी कि उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्म्स जो है वो मैटर करते हैं। ठीक है, तो ये एक यूज है कि हम कोई भी एक वेरिएबल है उसको असेस करने के लिए रिसर्च में हम साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज करते हैं, और साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज होगा तो वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा, तो उस पॉपुलेशन पे, उस सैंपल पे हम जनरलाइज कर सकते हैं उस रिजल्ट को, और रिसर्च पूरा कर सकते हैं, रिजल्ट हम निकाल सकते हैं पर्टिकुलर वेरिएबल। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, वेटिंग में कुछ बच्चे हैं, प्लीज आप एक बार देख लीजिए, मैसेज आ रहा है ग्रुप पे। अभी तो कोई नहीं, अभी पता नहीं सर, ग्रुप पे मैसेज आ रहा है बार बार कि 5 मिनट्स वेटिंग में हो गया। उनको लग रहा होगा, यहाँ हमें नहीं दिखाई दे रहा, एक था अभी अंकिता जी थी शायद, वो आ गए हैं। तो इसमें जो कंसर्न है वो कंसर्न ये होगा, जो साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट की जो हम बात करते हैं, बिल्कुल सही है, जैसे 2-3 लोगों ने बोला, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, बिलीफ, एडजस्टमेंट, बहुत सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हमारे साइकोलॉजी में, वो सारे के सारे जो हैं उनका एक, उनके बारे में डाटा कलेक्ट करना, वो असेसमेंट है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट की अगर डेफिनेशन की, बेसिकली दैट वी आर इंटीग्रेटिंग द इंफॉर्मेशंस, ये एक पर्पस है। दूसरा एक और टर्मिनोलॉजी आती है साइकोलॉजिकल असेसमेंट के साथ में, कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होगा? So testing is just a part and assessment is the whole process. बिल्कुल Analyzing of the result and all those things are involved in assessment. बिल्कुल सही है पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट की वो एक होल प्रोसेस है, और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्पेसिफिकली होती है जिसमें कि दैट वी आर यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो एक ब्रॉड ग्लोबली वी आर लाइक होलिस्टिकली हम उसको बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं उसमें, जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था
आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक इंटरव्यू है, क्वेश्चनियर है, ऑब्जर्वेशन है, केस स्टडी है, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये सारे के सारी चीजें जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हर तरह की जो चीजें यूज होती हैं वो उसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। जो इंफॉर्मेशन है इट कैन बी रिलेटेड टू पर्सनल, इट कैन बी रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन, इट कैन बी रिलेटेड टू हिस्ट्री। वो हिस्ट्री में भी मेडिकल हिस्ट्री, स्कूल हिस्ट्री, कुछ भी ऐसे अलग अलग पार्ट जो हैं वो होते हैं। दूसरा जो इंफॉर्मेशन है, असेसमेंट जो है, सपोज एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। आज के टाइम पे वैसे मिक्स मेथड डिजाइन सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसके अंदर आप क्वालिटेटिव रिसर्च भी करें और क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करें। जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं तो वहां इंटरव्यू होगा या कोई क्वेश्चनियर जो है डेवलप करके, जिसमें कि क्वालिटेटिव जो मेथड है उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे? सर ओपन एंडेड। सर ओपन एंडेड। तो उसमें क्या है, ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मिलती हैं ओपन एंडेड में, और वो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती हैं जिसको हम अपने रिसर्च में भी इंक्लूड कर सकते हैं, हमारी इंटर्नशिप में भी जब हम केस हिस्ट्री लिख रहे हैं या जो हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें हम कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आजकल रिसर्च चल रही है अभी, जैसे एक हैप्पीनेस पे है कि पेंडेमिक में जो पर्टिकुलर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनकी फैमिलीज क्या जो हैप्पीनेस असेस करने के लिए एक टूल बनाया, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कल मैंने भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट है, वो पीएचडी कर रही है काउंसलिंग पे, कि काउंसलिंग जो सर्विसेज हैं उसके बारे में रिसर्च कर रही हैं। तो उन्होंने बड़ा एलोबरेटली कम से कम 50 आइटम्स का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बना रखा है। तो वो डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी, उसका एक अलग से मेथड है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में जो क्वालिटेटिव मेथड है। कौन कौन से है पता है किसी को? फर्स्ट ईयर की बुक है आपकी पूरी, एक उसमें पूरा ब्लॉक है जिसमें कंटेंट एनालिसिस है, ग्राउंडेड थ्योरी है, एथनोग्राफी है, ठीक है, ये सारे के सारे केस स्टडी है। तो ये सारे मेथड्स हैं, ये हैं क्वालिटेटिव मेथड्स हैं एनालिसिस करने के लिए, कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होंगी तो उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो उसमें थीमेटिक एनालिसिस है, कंटेंट एनालिसिस है, ये यूज होते हैं। अगर हम मान लो क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, एनालिसिस कैसे करते हैं हम? क्वांटिटेटिव में एनालिसिस करते हैं हम जो आपका स्टैटिस्टिक होता है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक बोलते हैं जिसको, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। तो डिस्क्रिप्टिव में वी आर राइटिंग अबाउट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है उनको हम डिस्क्राइब करते हैं, या फिर मान लो जैसे अभी आपने देखा टेबल्स देखी कि किसका सेल्फ एस्टीम कितना आया, क्या मीन था, दिस इज डिस्क्रिप्टिव। इन्फरेंशियल में वी आर फोकसिंग ऑन लाइक टेस्ट, जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं। एक और चीज है, बहुत बार मैं स्टूडेंट्स का ऑब्जर्व करता हूं, जब भी हम टेस्ट की बात करते हैं या स्टैटिस्टिकल टेस्ट है या साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो उनको मिक्स कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो दोनों अलग होते हैं। स्टैटिस्टिकल टेस्ट का मतलब, टूल का मतलब अलग होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब अलग होता है। जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं वो अलग हैं। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो अलग होते हैं, इसको टूल भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट तो क्या है, दीज आर फॉर्मूला। ये क्या है? फॉर्मूला। कोई बताएगा एक दो नाम आपको? रिसर्च कोरिलेशन, अनोवा, टी टेस्ट। वेरी नाइस। कोरिलेशन, अनोवा, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, ये सारे के सारे जो टेस्ट है ये क्या है, फॉर्मूला है। टी मान लो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, स्टैटिस्टिकल टूल बोलते हैं इनको। साइकोलॉजिकल टेस्ट में व्हेन यू आर यूजिंग टेस्ट, साइकोलॉजी का कोई टेस्ट यूज करते हैं, कोई क्वेश्चनियर, कोई परफॉर्मेंस टेस्ट, कोई वर्बल टेस्ट हम यूज करते हैं, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट है। जैसे पर्सनैलिटी असेसमेंट करना है, इंटेलिजेंस असेसमेंट करना है, तो ये सारा का सारा। साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं वो फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी हैं, क्वांटिटेटिव भी हैं, क्वालिटेटिव भी हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं जो कि काउंसलिंग में भी यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में भी यूज होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी यूज होते हैं। तो ये सब जगह पे यूज होते हैं वो सारे के सारे जो टेस्ट है, ठीक है। दूसरा है क्या पर्पस क्या है असेसमेंट का,
बेसिक जो पर्पज है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, आप इसको नोट कर लो। दिस इज अबाउट लाइक व्हाट आर द पर्पज ऑफ असेसमेंट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ असेसमेंट। तो पहला क्या है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या, किसके लिए, काउंसलर के लिए कि क्लाइंट के लिए? सर काउंसलर के लिए। As well as it will give the understanding to client also, क्योंकि जो असेसमेंट होती है वो असेसमेंट है, एक इंसाइट डेवलप करती है, लिखा है ना, the basic purpose of carrying out an assessment is gaining insight in helping the client understand themselves better। उनको समझने के लिए बेटर हम बता सकते हैं, उसको भी, क्लाइंट को भी, और एक एज ए साइकोलॉजिस्ट है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लाइंट, हम उस केस के बारे में समझ सकते हैं। डायग्नोसिस है, जो मैंने बताया कि आपको कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक किसी ने अभी बोला भी था कि भी जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसके बारे में भी हम असेस कर सकते हैं। डायग्नोसिस जो है बेसिकली कि भी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये प्रॉब्लम है। मतलब वो अलग अलग तरह के टेस्ट हैं, उन अलग अलग तरह के टेस्ट के बेसिस पे जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, हर टेस्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो किसी न किसी एक एट्रीब्यूट को, एक वेरिएबल को असेस करता है, तो वो हमें डायग्नोस करके बताता है। ठीक है। हेल्प इन करियर प्लानिंग एंड एजुकेशन, जैसे हम करियर की बात कर रहे थे कल भी, की एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और इस तरह के अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं जो कि करियर प्लानिंग और एजुकेशन में है। जैसे इंटेलिजेंस है, तो अगर किसी का आईक्यू लेवल हमें पता है, वी कैन टेल, वी कैन गाइड देम दैट कि भी ओके आपका जो इस बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इस तरह से है। या पर्टिकुलरली आपने देखा हो कि एक कोई पर्सन है, वो घर में अजीबोगरीब हरकतें करता है, कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार वो बहुत ऐसे ही बच्चे जैसी हरकतें करता है, कई बार वो बहुत मैच्योर बातें करता है ऐसे, तो वहां पे भी इंटेलेक्चुअल असेसमेंट रिक्वायर्ड होती है, जिसमें कि दैट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि हम जो इंटरवेंशन देंगे वो किस तरह से काम करेगी। क्योंकि अगर मान लो एक जिसका आईक्यू लेवल लो है और एक आईक्यू एवरेज है, दोनों में डिफरेंट है कि आप जो भी इंटरवेंशन देंगे, जो भी आप प्लानिंग करेंगे, वो प्लानिंग उसको समझ में आती है कि नहीं। जैसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, ठीक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में एक टेक्निक है जैसे टोकन इकोनॉमी, सुना है आपने? यस सर। यस सर। तो जो टोकन इकोनॉमी है, टोकन इकोनॉमी को अगर मान लो हमने एक देखा और हमने बात की, सपोज एक जिसका आईक्यू मान लो 50 है, तो हमने उसको कॉम्प्लेक्स करके उस चीज को दे दिया, तो वो उसको समझ नहीं आएगा। तो आईक्यू के बेसिस पे हम जो टोकन रखते हैं, जो भी हम अमाउंट वैल्यू रखते हैं एक टोकन की, और जो भी हम टास्क रखते हैं, वो टास्क हम कंक्रीट वे में ज्यादा रखेंगे रादर देन एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट वे में रखेंगे तो इट विल बी दैट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द दैट पर्सन आल्सो जिसका आईक्यू 50 है, तो वो समझ में आएगा। दूसरा हमने बोल दिया कि भी एक एग्रेशन किसी का है, कोई मान लो पेशेंस नहीं है, कोई जिसका टेम्परामेंट हाई है, और हम उसको पर्टिकुलरली इस तरह की प्रैक्टिस दें कि वो मेडिटेशन करे, योगा करे, जब भी गुस्सा है उसको मेडिटेशन करे। इज दिस पॉसिबल कि वो एक फॉर्म होता है, वो एक लेवल होता है एग्रेशन का, कि हम उसमें बोलें कि आप उसको आप मेडिटेशन किया करो, जैसे ही गुस्सा है आप मेडिटेशन करो। तो इज दिस पॉसिबल? No, sir. नो सर। No, sir. थिंक कैन बी पॉसिबल, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। तो वो जो लेवल हमें पता चलेगा एग्रेशन का, वो भी हमें टेस्ट से पता चलेगा, और जब टेस्ट से पता चलेगा तो उस लेवल के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कितना रिड्यूस होता है। सपोज एग्रेशन जो लेवल है, अगर हमने क्वालिटेटिवली एनालिसिस किया, क्वालिटेटिवली असेसमेंट किया, और हमने पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया या मान लो उसके जो फैमिली मेंबर्स का इंटरव्यू लिया, और हमने देखा कि 15 मिनट बाद जो है, आफ्टर 15 मिनट ये असेसमेंट हुई कि 15 मिनट के बाद वो टेम्पर जो है, उसका टेम्पर टेंट्रम है, वो कम हो जाता है। देन वी विल डिसाइड कि ओके नाउ दैट वी विल गिव द सम रिलैक्सेशन टेक्निक ऑन दैट फेज, रादर देन दैट वो उस फेज में है तब हम उसको इंटरवेंशन देने की। तो असेसमेंट हमें इस तरह से भी हेल्प करती है, इंटरवेंशन में भी गाइड करती है हमें कि हमें कब किस तरह की इंटरवेंशन देनी चाहिए और कब किस तरह के इंटरवेंशन के लिए हमें प्लान करना चाहिए। तो ये हेल्प भी हमारी जो है वो करती है। कैरियर प्लानिंग के लिए भी है, टू हेल्प प्रेडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस। बहुत बार देखा है, बहुत से काउंसलर आर use assess data to estimate the individual attitude, ability, personality, and that have implication for the success and adjustment with the help of predict the future performance of the individual. यानी
जो भी अगर हमें पता है आज ये लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग देते हैं, वी कैन प्रिडिक्ट। और वो प्रिडिक्शन भी कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रिडिक्शन जो है, हमारा हाइपोथेसिस है, वो सही हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? सपोज हमने एक असेसमेंट किया, अभी एक असेसमेंट किया, और इस असेसमेंट के बाद में हमने मान लो 1 मंथ का एक इंटरवेंशन प्लान दिया, ठीक है, और ये प्रेडिक्ट किया कि इसका बिहेवियर ऐसे हो जाएगा, यहाँ थोड़ा था और यहाँ इसका बिहेवियर ज्यादा फाइन हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा, या जो मेल एडेप्टिव बिहेवियर है वो एडेप्टिव बिहेवियर बन जाए, कुछ भी। तो ये जो प्रिडिक्शन जो हमने की है, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे सर? रीअसेस करेंगे। एग्जैक्टली, वेरी गुड, रीअसेसमेंट करके, ठीक है। हमें पता होगा, हमें तभी पता चलेगा जब हम इसकी असेसमेंट करेंगे, देन वी कैन से द डिफरेंस ऑफ लाइक प्री इंटरवेंशन एंड पोस्ट इंटरवेंशन। उसका डिफरेंस जो होगा, उससे हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट गोल हमें किस तरह से रखना चाहिए। तो ये काउंसलिंग के अंदर असेसमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि टाइम टू टाइम वी आर डूइंग असेसमेंट, रीअसेसमेंट एंड इवेल्युएशन, जिससे कि हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिहेवियर को, किसका जो बिहेवियर है वो इस तरह से डेवलप हो रहा है। एक डिजाइन भी है, आपने रिसर्च में भी पढ़ा होगा, ए बी डिजाइन है एक, जो रिसर्च डिजाइन है, वो भी इसी बेसिस पे होता है कि असेसमेंट, इंटरवेंशन, असेसमेंट, इंटरवेंशन, असेसमेंट, इंटरवेंशन। आपने एक टेक्निक सुनी होगी, ABA टेक्निक है, ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जस्ट असेसमेंट, इंटरवेंशन, असेसमेंट, इंटरवेंशन, असेसमेंट, इंटरवेंशन। तो ये प्रोसेस चलता है उसमें, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में। ज्यादातर जैसे जो बिहेवियरल इश्यूज हैं, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन है, उनके बारे में ज्यादा यूज होता है वो। टू इवेलुएट द आउटकम ऑफ काउंसलिंग, अगेन दैट इफ वी हैव प्रेडिक्शन, कि हमारी प्रेडिक्शन थी, उस प्रेडिक्शन को असेस करना, दैट वी विल सी दैट इंटरवेंशन जो है, काउंसलिंग जो है, वो किस तरह से उसने काम किया, जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम थे वो फुलफिल हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप जरूर याद करें। कौन से 5 पॉइंट हैं, एक बार मुझे रिपीट करें सब लोग। What are the purpose of assessment is? First is self understanding. Yes. To diagnose students' problem. To help in career planning and education. To help predict the future performance. To evaluate the outcome of counseling. तो ये 5 जो पॉइंट आपको याद होने चाहिए, दिस इज द पर्पस ऑफ असेसमेंट। इसके अलावा डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्रिडिक्शन, ये भी चीजें हैं, एक्सप्लेनेशन है, क्लासिफिकेशन है, ये भी कुछ पॉइंट है, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं किए हुए, बट ये भी पर्पस है असेसमेंट के, कि दैट वी कैन क्लासिफाई। सपोज कल किसी ने पूछा था कि सर वो आईक्यू की रेंजेस क्या है, तो वो क्या है, बेसिकली असेसमेंट क्या हेल्प करता है, क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, कि भी वो जो आईक्यू है, सपोज वो आईक्यू किस रेंज में आएगा। या हम देखते हैं, जैसे आपने अभी सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल में करोगे, जैसे एक डिप्रेशन स्केल है, उस डिप्रेशन स्केल में लेवल हैं 3-4, तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्कोर आया है ये कौन से लेवल में है, माइल्ड है, सीवियर है, ठीक है, मेजर है, तो वो लेवल हमें पता चलेंगे। तो क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करता है असेसमेंट, हमें क्लासिफाई करके बताता है कि कौन सी मान लो कैटेगरी में वो मान लो आता है। दूसरा प्रोग्नोसिस भी है, बेसिकली प्रेडिक्शन है, अर्ली इंटरवेंशन में भी है, दैट इफ वी आर असेसिंग दिस सब की है, जैसे आजकल लोग करते हैं, अपना डेली चेकअप करवाते हैं, वो चेकअप करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, वो अर्ली इंटरवेंशन है, ठीक है, वो एक तरह का अर्ली इंटरवेंशन के लिए, कि भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसको वो देख पाए, जैसे ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, आपका हार्ट कोलेस्ट्रॉल चेक है, शुगर चेक करवाना है, तो ये सब चेक करवाते, क्यों करवाते हैं, ताकि उनको पता चलता रहे कि कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, तो उसमें भी हेल्प होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, डिप्रेशन का सही मीनिंग क्या होता है? सिर्फ उदास हो जाना, दुखी हो जाना, या इसका कुछ बताओ भैया, आप लोग सब लोग मास्टर साइकोलॉजी स्टूडेंट स्नेहा मैम को,
यस डिप्रेशन एक्चुअली सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप उदास हो गए, क्योंकि अगर ये होता है तो इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स जरूर इन्वॉल्व होते हैं। बट एक डिप्रेस्ड पेशेंट जो होगा, या अगर किसी को एक्चुअली में क्लिनिकली डिप्रेशन होगी, तो उसके लिए कभी कभी बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि कोई एक्सटीरियर ऐसे सिचुएशन हो ही ना उनकी लाइफ में, बट उनकी जो अपनी लाइफ है वो इस चीज से बहुत इफेक्ट हो रही होती है, जैसे नींद ना आना या बहुत ज्यादा नींद आना, भूख ना लगना या बहुत ज्यादा भूख लगना, या अंदर से सब, अगर बाहर आपके पास सब कुछ ठीक है तो भी अंदर आपको समझ नहीं आता कि आप क्यों इतने उदास हो या बात बात पर रो पड़ते हो। तो इसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, एंड एवरीबडी डील्स विद, एवरीबडी हैज डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन जिनको भी होता है। बट अगर किसी को सिर्फ एक सिचुएशनल डिप्रेशन है कि मान लो वो एग्जाम में फेल हो गए या घर वालों से लड़ाई हो गई और वो 3-4 दिन के लिए उदास है, तो उसको हम डिप्रेशन नहीं बोल सकते। ओके, वो सिचुएशनल डिप्रेशन नहीं होता, सिचुएशनल डिप्रेशन कोई वर्ड नहीं है। मतलब सिचुएशनली आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आई मीन आप सिचुएशनली थोड़ा लो फील कर रहे हो, तो उसको भी लोग जनरली बोल देते हैं डिप्रेशन हो गया है। डिप्रेशन जो है क्या ये स्टेट ऑफ माइंड नहीं है कि बार बार हम किसी चीज के बारे में, अगर मान लो कोई, जिसको हम हिंदी में निराशा बोलते हैं, अगर एक स्टेट ऑफ माइंड है और वो कॉन्टिन्यूअसली काफी दिन तक रह जाए तो आदमी डिप्रेशन में जा सकता है। एग्जैक्टली, डिप्रेशन है ही यही। ठीक है, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली है, कंसिस्टेंसी जो है ना पर्टिकुलर बिहेवियर की, खासकर जो फटिकनेस है, जो सैडनेस है, जो होपलेसनेस है, उसकी कंसिस्टेंसी अगर बिहेवियर में रहती है तो डिप्रेशन होता है। और दैट कंसिस्टेंसी कैन बी आइडेंटिफाइड टिल 6 मंथ। वो मतलब मिनिमम जो है 6 मंथ तक वो उस फेज में रहता हो, उस तरह के फेज में रहता हो, तो डायग्नोसिस होता है। ऐसा नहीं है कि भी कोई किसी का लॉस हुआ या कुछ हुआ, वो नेचुरल बिहेवियर है। दूसरा मूड डिसऑर्डर है। ठीक है, मूड डिसऑर्डर है, मूड स्विंग्स होते हैं उसमें। जैसे आप देखोगे मैनिक है, मेजर डिप्रेशन है, वो दोनों अलग अलग हैं। अब कई बार क्या होता है कि जैसे डिप्रेशन जो है पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो बहुत एक्साइटमेंट भी हो सकती है, बहुत एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट भी हो सकती है, मैनिक फेज भी आ सकता है, या फिर दूसरा उसकी दूसरी साइड है जो कि पर्टिकुलरली सैडनेस है, जो फटिकनेस है, होपलेसनेस है, फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, एंड दैट इज फ्रॉम द थिंकिंग पैटर्न। जो उसका थिंकिंग पैटर्न है, उसका जो मूड है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन ये जरूरी है, जब भी हम असेसमेंट करते हैं, DSM-5 में भी लिखा है और ICD-11 में भी है, ठीक है, कि जो कंसिस्टेंसी अगर इस तरह की बिहेवियर होगी जैसे संदीप जी ने बताया, तब हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई 2 दिन है बहुत उदास है, 2 दिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ चल रहा है माइंड में, तो हम उसको डिप्रेशन बोलेंगे, ऐसा नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, सर अगर जैसे कि आपने ये डिप्रेशन का बताया, अगर किसी पर्सन को जो हेल्दी है और अचानक से उसे ये पता चल जाता है कि जैसे डायग्नोस हो गया कि उसे कैंसर है सपोज, और कैंसर के बाद उसका जो ट्रीटमेंट भी हो जाता है और वो क्यूरेबल भी हो सकता है, बट उसको ये झटका लग चुका है, मेंटली उसे ये चीज है कि भाई कैसे हो गया, तो क्या इस चीज को भी हम डिप्रेशन बोलेंगे? अब क्योंकि उससे पहले वो सही बिहेव करता है और जैसे ही उन्हें पता चलता है उसके बाद उनका नेचर इस तरीके से हो जाता है, हमेशा सैड रहने का, डिप्रेसिंग रहने का, और ये सोचने का कि मुझे कैसे हो गया, इस तरीके दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन द स्टेजेस। ठीक है, जैसे पहली बार उनको डायग्नोसिस हुआ तो उनको शॉक लगा होगा। ठीक है, उनको बड़ा चंबा हुआ होगा कि भी ऐसे कैसे, क्यों, क्या, अब ये सब चीजें होती हैं। हाँ, मतलब मेरे साथ ही क्यों ऐसा, एक डिनाइल फेज आता है कि नहीं मुझे नहीं हुआ होगा, नहीं कुछ नहीं होगा, ये तो कुछ नहीं होता है, ये तो सबको है, दुनिया को है, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट जो होती हैं। उसके बाद के जो फेज हैं उसमें सैडनेस, एंगर आएगा पहले, फिर सैडनेस आएगा, फिर डिटैचमेंट आएगी, फिर धीरे धीरे अडेप्टेशन होता है। ठीक है, कोई भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है, दिस इज कॉल्ड ट्रॉमा। ठीक है, वो ट्रॉमा जो है वो इन्फ्लुएंस करता है इमोशंस को भी, क्योंकि वो फिजिकल प्रॉब्लम है, उसके साथ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। आपकी 21 में लिखा भी है कि कैंसर और एड्स पेशेंट की जो काउंसलिंग होती है उसमें क्या क्या फेजेस आते हैं। तो जैसे अगर मान लो वो चीज अगर ट्रॉमेटिक सिचुएशन, आप बता रहे कि क्योर भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट है उनकी, वो रही होगी कि इट कैन बी क्योर्ड। लेकिन अगर वो 3rd और 4th स्टेज में हो, जैसे अभी एक स्टूडेंट है, 2 हैं बल्कि, दे आर इन एम्स
MA साइकोलॉजी कर रही हैं, और दोनों ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है। एक ने किया है 3rd स्टेज पे किया है, 3rd स्टेज के कैंसर, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स का, झज्जर हरियाणा में, उसमें पोस्टेड है वो। उन्होंने मान लो उसको रिसर्च किया उसके ऊपर, और उनका जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस देखा और वो सब चीजें देखी, तो एक कहीं ना कहीं एक रिसर्च के बाद ये निकला कि उनके अंदर एक चीज जरूर है, जो डेथ एंजाइटी, ठीक है, वो डेथ एंजाइटी है। डेथ एंजाइटी क्यों ज्यादा है? बिकॉज दे नो कि वो कौन सी स्टेज में है, रादर देन जो कंपैरिजन किया कि जो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, उनमें डेथ एंजाइटी कम है। तो वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये जो जैसे इन्होंने डिस्कस किया, तो ये भी क्या है, ये फेजेस में होता है, ये एक नहीं है, एक तरह का टाइम नहीं होता। अगर आप देखोगे उनको डायग्नोस हुआ होगा और क्योर होने तक जो फेजेस हैं साइकोलॉजी के, जो अलग अलग अडेप्टेशन हुआ है, वो अडेप्टेशन अलग अलग स्टेजेस से गया है, ठीक है। ये डिफरेंट है, ये मैटर अलग है कि वो कौन सी स्टेज में कितना रुके, उनको क्या सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला, किस तरह से काउंसलिंग हुई, किस तरह से क्या हुआ, वो डिपेंड करता है। एम आई राइट? किन्होंने दिया था जो निष्ठा? हाँ जी। ठीक है, तो और बताइए आप कुछ उनके बारे में, नाम लेके नहीं, जस्ट ऐसे उनका साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या रहा, कैसे रहा, सीखने के लिए मिलेगा सबको। उनका बिहेवियर जो है, इमोशनल बिहेवियर के बारे में क्या हो सकता था, क्या हुआ, क्या चेंजेस देखे? वंदिता? हाँ जी सर। जी सर। उनके सर तो एक्चुअली सर मैं वर्किंग हूँ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ओके। और हाँ, हमारे अंडर आंगनवाड़ी आती है। और मेरी एक वर्कर है, वर्कर को लास्ट ईयर हार्ट अटैक आया। उससे पहले वो ठीक थी, ये कोविड जब पीरियड चल रहा था तब हुआ। और सडनली जब हम बीच बीच में फिर मीटिंग्स हुई, क्योंकि ऑनलाइन हो गया था सब कुछ, तो एक तो उन्होंने इतना लोनली फील किया, प्लस अगर उनको कोई समझाता भी था ना, तो हमेशा ये रहता था कि हमेशा आंसू आ जाना, रोना कि ऐसा क्यों है, बच्चों को देखना। तो बहुत ही ज्यादा उनका डिप्रेसिंग फेज गया, बहुत ही ज्यादा। फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर चेंज करके देखो, हो सकता है कि डॉक्टर जहाँ पे आप दिखा रहे हो वहां पे सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। फिर 2-3 जगह डॉक्टर चेंज किए, फिर समझाया, मैंने भी समझाया, बहुत लोगों ने समझाया। फिर उसके बाद जब शायद कुछ ऑपरेशन या कुछ हुआ, उसके बाद वो थोड़ा सा मतलब फील गुड होता है उनको, लेकिन स्टिल वो ना लो फेज में रहती हैं। अगर बाई चांस अगर कोई बात छिड़ जाए तो उनका ये चीज रहती है कि वो एकदम से नॉस्टैल्जिक हो जाता है कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, और वो वापस से डिप्रेसिंग मूड में चली जाती हैं। आप एक तो पहली चीज मैं टोकूंगा आपको और सबको बोलूंगा कि डोंट यूज दीज वर्ड्स, डिप्रेसिव थॉट, डिप्रेसिव इमोशन, डिप्रेसिव। ठीक है सर। डिप्रेशन इज ए डिसऑर्डर, और उस डिसऑर्डर है। अब किसी को ऐसे नहीं कि चुप भी बैठा है, कोई उदास बैठा है तो उसको बोले कि भी डिप्रेशन है, नो। जी सर। अगर हम साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं तो हमें बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी होती जब तक हमारे हाथ में डायग्नोसिस नहीं होता, कभी जजमेंटल। ओके, तो ये जो है, ये जैसे केस आपने बताया, इसमें भी है कि एक तो पहली चीज है साइको सोशल कल्चरल जो फैक्टर है ना, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ठीक है। तो जो काउंसलिंग है, उस काउंसलिंग में उन चीजों को भी साथ में रखना होता है। दूसरा जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट है कि उनके कंसर्न्स हैं, उनकी जो एंजाइटी है, वो कहीं ना कहीं फोर्स करती है, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस होता है, ठीक है। वो स्ट्रेस जो है उनके लिए मान लो नुकसानदायक होता है, हीलिंग में भी और इमोशनली भी उनको अफेक्ट करता है। तो वो है। तो हालांकि अभी हमारे इंडिया में इस चीज का एक थोड़ा कमी है, फॉलो अप नहीं करते हम, ठीक है। अगर आप देखोगे केसेस भी बहुत बार डिस्कस होता है, मेरा कई हॉस्पिटल से में हैं कुछ फ्रेंड्स ऐसे, तो उनका भी बहुत ये कहना होता है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनको सीरियसली नहीं लिया जाता। अब आप नॉर्मली देखोगे, मैं अभी मैं एक मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ हूँ मैं, और वहाँ मैंने अभी एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उस कंस्ट्रक्शन में जो मिस्त्री बोलते हैं, उनका एक लड़का, ठीक है, 26 ईयर ओल्ड, एंड उन्होंने वो
मेडिसिन ले रहे हैं जस्ट ऐसे कि भी इनके दिमाग में कुछ रहता है, पूरे के पूरे मान लो जहां जहां भी जानते हैं लोग उनको तो यही बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं वो तो पागल है। मैंने जैसे उससे बात की तो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है और बहुत ही मान लो बहुत पोलाइट है और बहुत ही अच्छा इंसान है। तो मैंने जस्ट पूछा कि भी ऐसे ऐसे बोलते हैं क्या? बोला हाँ सब बोलते हैं, मेरे थोड़ा दिमाग में दिक्कत है। क्या दिक्कत है आपको? तो बोला नहीं ऐसे मेरे ना रात को जैसे सपने आते हैं, मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे जाता है, मैं बावला सा हो जाता हूँ, मैं ये हो जाता हूँ, वो हो जाता हूँ। तो मैं ओके ठीक है। रीजन उसके 2-3 रीजन थे पीछे, तो मैंने जस्ट पूछा तो उसने वो रीजंस बताए और जस्ट मैंने पूछा कि मेडिकल ट्रीटमेंट का क्या है। नहीं मैं दवाई लेने गया था पीजीआई में, बट कोई असर नहीं हुआ उस चीज का। ठीक है, मैंने पूछा कितने दिन दवाई ली आपने? मैंने 4-5 दिन कंटिन्यूसली ली थी, बस वो दवाई लेते ही मेरे को नींद आने लग जाती थी, मैं पूरा पूरा दिन सोता रहता था और मेरे को तो ऐसे कर दिया उसने, बिल्कुल ही कंडम बना दिया मुझे, तो ऐसे कर दिया। मतलब उसने बहुत ऐसे वर्ड्स यूज किए। तो ये एक जो जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस जो है, जैसे कि मैंने उनको दोबारा भेजा जबरदस्ती, मैं आप दोबारा जाइए पीजीआई में, मैं बात करता हूँ, आपके अपॉइंटमेंट दिलाता हूँ और आप दवाई लेके आइए और मुझे दिखाइए आप दवाई, और मुझे डेली की डेली बताना जब तक मैं यहाँ हूँ। आप मुझे डेली इवनिंग में बताओगे आके कि मैंने आज दवाई ले ली है। ठीक है, मैंने उनके फादर को भी बोला। तो जस्ट जो कॉन्सिक्वेंसी है मेडिसिन की, कॉन्सिक्वेंसी के बारे में उनको काउंसलिंग की होगी कि भाई आप मेडिसिन लोगे तो आप थोड़ा लेथार्जिक फील करेंगे, आप थोड़ा सा आपको नींद ज्यादा आएगी, हो सकता है भूख ज्यादा लगे। ठीक है, तरह तरह की चीजें होती हैं, वो साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन वो एक असेसमेंट उसकी जो काउंसलिंग है वो उन्होंने की होगी, बट वो एक कुछ वर्ड्स में की होगी, उसने उस चीज की ध्यान नहीं दिया होगा। जब मैंने उसको बहुत ओपनली बताया, मैंने उसको 3-4 वीडियोस दिखाई, मैंने ऐसे जो प्रॉब्लम उनको एंजाइटी डिसऑर्डर था मैंने वो चीजें उनको दिखाई, वीडियोस दिखाई, मैंने 2 लोगों से बात करवाई, मैंने कि मैं ये लो बात करो आप। तो एक मैडम है ऐसे, तो मैंने उनसे बात की कि उनको भी सेम इश्यू था, मैम आपकी हेल्प चाहिए ऐसे ऐसे। बोला बिल्कुल सर बात कराइए मेरे, और उन्होंने मोटिवेट किया और ऐसे वो जैसे उड़ने लग गया कि भी अरे मैं तो, मेरा जीवन है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मतलब वो इस तरह की बातें करना है, मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, जबकि पहले वो दूसरी चीजें करता था। दूसरा, जितने भी आसपास में लोग मिलते थे जो बोलते थे, तो मैंने उनको जस्ट मैंने किसी 2 लोगों से मिला, 4 लोगों से मिला आसपास में जो ज्यादा उसको बोलते थे, मैं उनके घर जाके भी, उनके पड़ोस में भी जाके बात की और मैंने बताया कि मतलब ये जो चीज है, ये चीज आपके अंदर भी हो सकती है, और जो भी चीजें मैंने मतलब जस्ट एक ऐसे कि भी आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए इसको, आपको उसको मोटिवेट करना है, आप बहुत अच्छा लड़का है ये और आपको इस तरह से करना है। तो विद इन 15 days ड्रास्टिक चेंज, मतलब नाउ ही इज प्लानिंग टू फॉर ए जॉब, वो एक जॉब के लिए, जबकि वो पिछले 3 सालों से घर पर है और वो अभी जॉब की सोच रहा है कि मैं वहां पे जॉब करूंगा, मेरे को वहां एक कंपनी में जॉब मिली है और मैं, मेरे ब्रदर है वहां पे, कजन ब्रदर, मैं उनके पास जाके जॉब करूंगा, मेरी बात हो चुकी है। तो ये पूरा का पूरा जो फेज है, वो जो 3 साल से उसका फेज जो चल रहा है, उसमें जो साइको सोशल एस्पेक्ट्स है ना, वो बहुत बड़ा रोल करते हैं। तो जैसे आपने भी जो केस बताया उसमें भी क्या है, जो साइको सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, और वहां हमारा काम नहीं हो पाता, और ना ही हॉस्पिटल। अब पीजीआई में वो गए, वो जो साइकेट्रिस्ट है, वो जो साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा है, उनको थोड़ी ना पता है कि क्या हो रहा है, उसकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो ये अवेयरनेस की कमी है हमारी सोसाइटी में, और वहाँ इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें कि उसको उस कंडीशन में रखा जाता है और उसका जो स्ट्रेस है वो बढ़ता रहता है, और वो कहीं ना कहीं उसके जो मेंटल इलनेस है उसको भी मतलब अफेक्ट करते हैं नेगेटिवली। ठीक है, तो एनीवे, तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं असेसमेंट जो होती है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं? दैट असेसमेंट शुड बी होलिस्टिक, कि होलिस्टिक इन द सेंस हम एक पर्टिकुलर मेथड यूज ना करके हम बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसमें फैमिली है, फ्रेंड्स है, स्कूल है, उसका परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसका साइकोलॉजिकल सिस्टम है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो मोड हैं उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं। प्रिंसिपल इन्वॉल्व मल्टीपल मेथड इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, तो उसको होलिस्टिक बोला जाता है। एंड विच टाइप ऑफ मेथड वी कैन यूज? अगेन केस हिस्ट्री है, आपका इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है, ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं उनको यूज करते हैं।
असेसमेंट शुड बी ऑन गोइंग। बहुत बार रीजन है, अभी जस्ट सुबह ही फोन आया एक पेरेंट का कि उन्होंने एक असेसमेंट करवाया बच्चे का 5th क्लास में, ठीक है, और अभी वो बच्चा 9th क्लास में है। जब असेसमेंट कराया था वो 5th क्लास थी उस एकेडमिकली, उसके बाद असेसमेंट करवा के उस बच्चे ने 6 किया, 7th में आया तो ये कोविड चल पड़ा और अभी 8th भी उसने कर ली, 2 क्लास उसने कंप्लीट कर ली। लेकिन जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी डिफिकल्टी थी बच्चे को, एकेडमिक डिफिकल्टी थी या कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड या कोई भी डिफिकल्टी थी, वो तो अभी भी सस्टेन रही। मैंने जस्ट आज कि आपने कोई इंटरवेंशन ली, नो मुझे नहीं पता था बट अभी लूंगी, जबकि इसका बहुत बड़ा गैप होता है। जब हम इंटरवेंशन की बात करते हैं 5th से 9th का बहुत बड़ा गैप होता है। तो वो असेसमेंट है, उस असेसमेंट के बेसिस पे ही वहां माइल्ड कुछ लिखा हुआ था, माइल्ड डायग्नोसिस। अब अभी जो नीड है, जैसे उनको बताया कि आप अभी असेसमेंट करवाइए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द करंट लेवल ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमने एक बार असेसमेंट करा के वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो असेसमेंट है। जब हम कोई इंटरवेंशन देते हैं या नहीं देते हैं, कुछ टाइम के बाद में आपको फिर असेसमेंट करानी पड़ती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक्ट आया है अभी ना 2016 में, तो उसमें तो क्लियरली लिखा है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी असेसमेंट है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, कि ये इस एज में होगी, इतने साल बाद एक असेसमेंट होगी, इतने साल बाद एक असेसमेंट होगी, ठीक है। कुछ परमानेंट होती हैं, जैसे परमानेंट इन द सेंस ऑफ, डू यू थिंक दैट मेंटल इलनेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दे आर परमानेंट? यस सर। नो सर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो परमानेंट हैं, जैसे हम साइकोटिक अगर देखें, साइकोटिक बिहेवियर है, सपोज सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, जो भी टिपिकल जो सिजोफ्रेनिया है, या हम माइल्ड डिप्रेशन की बात करते हैं, वो चेंज हो सकता है, स्ट्रेस जो है वो चेंज, एंजाइटी है वो भी चेंज है, तो वो चीजें चेंज होती रहती है। बट कुछ ऐसी चीजें, जैसे किसी का आईक्यू है, आईक्यू मान लो किसी का 60 है, वो चेंज नहीं होगा, वो परमानेंट होता है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है जो आईक्यू उसमें रोल करता है, तो वो परमानेंट में आता है। तो इसलिए कैटेगरीज हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी डिसऑर्डर और जो रीअसेसमेंट रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि रीअसेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ ऐसी डिसेबिलिटी हैं जिसमें कि परमानेंट मान लो डिसेबिलिटी बोला जाता है, जैसे कि हम देखें अगर फिजिकली हैंडीकैप है कोई, ठीक है, जिसका पैर नहीं है, तो वो क्या है, परमानेंट है वो, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉग्निशन की बात करें, थिंकिंग प्रोसेस की बात करें, हम एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, ये सब चीजों की बात करें, तो ये चेंज होते रहते हैं, तो उसमें रीअसेसमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, मान लो कि उसको पीरियडिकली हमें असेस करना चाहिए बार बार। इट डिपेंड ऑन द गोल, इट डिपेंड ऑन द लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेसमेंट, हम क्यों असेसमेंट चाहते हैं, रीअसेसमेंट का भी पर्पस क्या है, वो चीजें हमें डिफाइन करनी होती हैं, और उसके बेसिस पे हम ये देखते हैं। नॉर्मली अगर देखो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर अभी आज कोविड में सिचुएशन में सबसे ज्यादा रीअसेसमेंट किस चीज की होती थी, ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, कि अभी क्या ऑक्सीजन लेवल है, ट्रीटमेंट दे रहे फिर क्या ऑक्सीजन लेवल है, फिर ट्रीटमेंट दे रहे ऑक्सीजन लेवल क्या है। तो इसी तरह से ऑनगोइंग प्रोसेस होता है असेसमेंट, वो हमें ध्यान रखना है। असेसमेंट शुड बी बैलेंस्ड, लाइक सपोज ये नहीं है कि हमने किसी एक पर्टिकुलर मेथड से ही डाटा कलेक्ट किया और हमने बोला कि ये डायग्नोसिस है। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जो मेथड है उसमें जो असेसमेंट हुई है, उस असेसमेंट में इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली नहीं मिली। इज दिस पॉसिबल? यस सर। क्योंकि जो नॉर्मली अगर हम देखें तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है वो होनी चाहिए। मान लो नॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हैं जो कि बहुत सारे सोर्सेज से हमें मिले, और एक इंडिविजुअल जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो है, उसको मिला के बैलेंस करना होता है। एंड दैट वी शुड इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ असेसमेंट, एंड दैट वी शुड डिसाइड दैट विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज यूजफुल फॉर आवर डाटा, आवर केस, जो भी क्लाइंट है। असेसमेंट शुड बी एक्यूरेट। ये मान लो ये इथिकल इश्यूज में भी आता है कि हम असेसमेंट कर रहे हैं, जैसे मैं अभी पीछे बता रहा हूँ कि मैं
अभी पिछले जो सेशंस था, अभी लॉकडाउन खुला था तो उसमें हम इंटर्नशिप करवा रहे थे कुछ बच्चों को। तो उसमें एक स्टूडेंट थी, उन्होंने बोला कि सर आई एम गुड इन असेसमेंट एंड मुझे इस चीज के बारे में ट्रेनिंग ले रखी है और मुझे मौका मिलना चाहिए। तो मैं ठीक है, आपको मौका मिलना चाहिए तो आप असेसमेंट कर लीजिए। और उसने एक बच्चे के, हमने कंसेंट लिया पेरेंट्स से कि भाई ऐसे सीख रहे हैं, दे आर ऑन ट्रेनिंग एंड असेसमेंट करना चाहते हैं, तो बोलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उन्होंने असेसमेंट किया। अब वो जो बच्चा है, उस बच्चे का जो आईक्यू है, वो आईक्यू उन्होंने 107 के आसपास में असेस कर दिया ऑन परफॉर्मेंस टेस्ट। तो वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, जो इसका नाम था BKT। अब इस टेस्ट पर देखा, अब जस्ट हमने थोड़ा स्क्रीनिंग किया हुआ था उस चीज का, और पहले भी ऑलरेडी डायग्नोसिस था, और उसका आईक्यू जो है वो 72 और 73 के आसपास था। तो ये क्यों किया? क्योंकि उनको एक तो पहले ट्रेनिंग नहीं थी टेस्ट की, जो ट्रेनिंग थी उन्होंने बार बार देखा नहीं, उस चीज को किया हुआ नहीं था। दूसरा, जो भी आइटम्स हैं उस आइटम्स को उन्होंने एक्सपेक्टेड यस में रिस्पॉन्स किया। ठीक है, क्योंकि कहीं हम बोलते हैं ना, एक वर्ड बोलते हैं दैट वी विल गिव एडवांटेज टू क्लाइंट। हम एडवांटेज देते, बट ऐसा नहीं कि हर ही आइटम के एडवांटेज देते कि उसका आईक्यू स्कोर ही गलत हो गया, पूरा का पूरा गलत हो गया। तो एक्यूरेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो असेसमेंट सही नहीं है, या किसी के पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी में कर दिया असेसमेंट, या बहुत मान लो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो है, जिस पर्पज के लिए बना है, जिस एज रेंज के लिए बना है, वो एज रेंज यूज नहीं हुई और दूसरा टेस्ट यूज कर दिया, तो उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो असेसमेंट में अगर एक्यूरेसी नहीं है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा इंटरवेंशन में भी, काउंसलिंग प्रोसेस में भी, एंड दैट इट विल मेक लाइक डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और किस तरह का इशू है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि असेसमेंट एक्यूरेसी होनी चाहिए। बहुत सारे मेथड्स अगर ज्यादा यूज होंगे और उन मेथड्स यूज होके अगर डिफरेंट टेस्ट यूज होते हैं और डिफरेंट लाइक ऑब्जर्वेशंस और जो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती हैं, उसके बेसिस पे जो रिजल्ट होते हैं वो एक्यूरेसी दिखाते हैं, बताते हैं। असेसमेंट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एथिक्स है, जो हमने डिस्कस भी किया था फर्स्ट क्लास में 21 में, कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड नॉट शेयर the data with anybody and we should not so say that मैं बहुत बार वर्कशॉप लेता हूँ, रिपोर्ट दिखाता हूँ तो बड़ा ब्लैंक, मालूम मुझे ब्लैक करना पड़ता है, नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, इन सब चीजों को हमें रिमूव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिंकी जी वांट टू से समथिंग? ओके, मैंने पूछा कुछ पूछना है आपने, उन्होंने म्यूट कर दिया। प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, ये भी अगेन एक क्वेश्चन आता है इस यूनिट में से। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऊपर और एक ये, कि क्या स्टेप्स हैं, ये भी आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, या व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। तो ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, हालांकि अगर हम देखें टेक्निकली तो थोड़ा सा और एडिशन होता है कि सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हमें ये देखना कि हमें क्यों असेसमेंट करना है। फॉर्मुलेटिंग गोल्स, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बोल देता हूं, जस्ट टेल मी कि क्या असेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक बच्चा है, वो 11th क्लास में है और बड़ा अटेंशन सीकर है टीचर्स का, बहुत इमोशनल है और कुछ दिनों से वो स्कूल नहीं आना चाह रहा। पेरेंट जो है उसके बार बार स्कूल में आके बोलते हैं मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, मुझे स्कूल में नहीं रखना, मैं इसको प्राइवेट पढ़ाना चाहती हूँ, ये स्कूल में नहीं आना चाहता। तो उन्होंने, किसी ने बोला कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलिए और आप बात कीजिए। तो लाइक व्हाट गोल यू विल डिसाइड एंड हाउ यू विल स्टार्ट इन असेसमेंट, अपने अंदाजे से, कोई गलत सही कुछ नहीं है, यू कैन से एनीथिंग। आई एम ऑडिबल? मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ नीचे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पता नहीं सुन भी रहे हैं, क्योंकि बोल नहीं रहे तो पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। जस्ट आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दैट कि एक बच्चा है वो स्कूल में नहीं आना चाहता, 11th क्लास में है और थोड़ा इमोशनल है और
बहुत अटेंशन सीकर भी है और किसी टीचर ने पेरेंट को बोला कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलो, और सपोज वो साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के पास आता है, तो व्हाट वी विल फ्रेम द गोल, लाइक व्हिच टाइप, हाउ वी विल स्टार्ट दैट वर्क? सर पहले तो पूछना पड़ेगा बच्चे से कि क्यों नहीं जाना चाहता स्कूल। सर पहले तो रेपो बनाएंगे। ओके। सर सबसे पहले देखेंगे कि वो अटेंशन, सर हम ये देखेंगे कि वो अटेंशन क्यों ले रहा है टीचर्स की, और उसको प्रॉब्लम किस चीज में आ रही है, उनके पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ओके, यस, नेक्स्ट। सर हम प्रॉब्लम को जानेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या और उसके पीछे रीजन क्या है। अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले जो है, आप एक वर्ड भूल गए, हमने पहले बात की थी, ठीक है, एक हमने बात की थी जिसको शायद आप भूल गए हैं, क्या? अटेंडिंग द क्लाइंट, अंडरस्टैंडिंग। भाई ठीक है, रेपो हो गया, रेपो और ये सब चीजें होगी, आपकी बात होगी पेरेंट्स के साथ, सर लिसनिंग, पेरेंट्स को आप बहुत अच्छे लगे एज ए काउंसलर, सर स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। सर लिसनिंग, Identification is already done that there is some issue, then you will start with the screening. तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि that if we screen that we are able to identify कि हमें किस टाइप की असेसमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमें एक गोल सेट जो होगा वो स्क्रीनिंग से पता चलेगा, फिर डिटेल हमें उसके बारे में पता चलेगा असेसमेंट से, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे हमने उसका पर्सनालिटी असेसमेंट किया, उस पर्सनालिटी असेसमेंट में देखा उसका सेल्फ एस्टीम लो है, इमोशनली अनस्टेबल है, ठीक है, एग्रेशन है, उसके अंदर बहुत सारा एग्रेशन भरा हुआ है, और ये सब चीजें करेंगे। उसके साथ में वी विल यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। हम केस हिस्ट्री ले रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, और फिर हमें पता चला सिंगल चाइल्ड है, मदर है घर में, सिस्टर हैं घर में, और मदर जो है उसको बहुत प्रोटेक्टिव वे में रखती हैं हमेशा, और कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके घर में पूरा का पूरा बवाल हो जाता है कि एक मान लो किसी बच्चे ने उस दूसरे बच्चे को गाली दे दी तो अगले दिन उनके घर में पूरा बवाल हो जाता, कोई बात नहीं बेटा तो चिंता मत कर, ये वो सब इस तरह से, मतलब जो पेरेंटिंग जो है वो इस तरह से होती कि वो अगले दिन आगे बहुत बड़ी बात हो जाती, फिर वो बच्चा सॉरी बोल देता, फिर नेक्स्ट डे कुछ हो जाता, फिर उसका बवाल। तो यानी छोटी छोटी चीजों पे अटेंशन देके वो छोटी छोटी चीजों को वो बहुत बड़ा 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 बना के, और पूरा फैमिली का सिस्टम ऐसे बन गया है क्योंकि मदर इज वेरी वेरी प्रोटेक्टिव। वो उनको क्या सिखाना है उस बच्चे को, उस रादर देन वो प्रोटेक्शन ज्यादा करती है कि भी इस तरह से नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे के साथ, ये नहीं होना चाहिए, और उसकी जो पेरेंटिंग है वो कहीं ना कहीं उसके सेल्फ एस्टीम पे भी इम्पैक्ट डालती है, और वो मान लो ज्यादा जो बच्चा सोशलाइजेशन जो है उसका वो भी थोड़ा सा पुअर है। तो ये चीजें डिफाइन हुई कि भी क्या होना चाहिए भाई इसको, ठीक है, सोशलाइजेशन की ट्रेनिंग है, सोशल स्किल ट्रेनिंग है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग है, उसको थोड़ा काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, उसको इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, स्कूल के लिए क्या पैकेज हो सकता है, ये पैकेज आप बना के एक प्लानिंग बना के इंटरवेंशन का आप काउंसलर टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये गोल सेट हो गया हमारा कि भी एक हम जो भी प्रोसेस करते हैं, जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी हम एक मान लो गोल डिसाइड होगा। अब गोल डिसाइड हुआ कि भी अच्छा इसका सेल्फ एस्टीम कम लग रहा है, बिहेवियरल इश्यूज हैं, ओके, और इंटेलेक्चुअल देखते हैं किस तरह से ये बच्चा एनालाइज कर पाता है, चीजों को नहीं कर पाता है, तो वी विल डिसाइड एंड देन वी विल आइडेंटिफाई द टूल एंड टेक्निक्स कि हम सेल्फ एस्टीम का कोई टेस्ट है, कॉपर स्मिथ टेस्ट हम करेंगे, रोजनबर्ग टेस्ट हम करेंगे, पर्सनैलिटी के लिए हम 16PF यूज करते हैं, आईक्यू टेस्ट के लिए हम इसका बेसिक टेस्ट करते हैं। तो ये अलग अलग तरह से that when we are able to screen that problem and that we are able to identify that which type of issue is there, we are not sure here, हो सकता है कि आगे जाके प्रॉब्लम कुछ और निकले असेसमेंट के बाद, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन हमारी रही है, जो डिस्कशन पेरेंट्स के साथ रहा है, जो भी हमारा एक पर्टिकुलरली एक व्यू रहा है उस चीज के बारे में, तब जाके हमने देखा कि कौन सा टेस्ट हमें यूज करना है। उसमें हम उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, उसका जेंडर क्या है, ये सब चीजें जो है इन्वॉल्व होती है। फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट फ्रॉम, कैसे करेंगे डाटा कलेक्ट, कहाँ से कर सकते हैं?
साइकोलॉजी असेसमेंट पेरेंट्स जितने भी मेथड्स होते हैं, जो भी मेथड्स हैं असेसमेंट के, वो सारे हम यूज करेंगे और जो भी यूजफुल होगा उसके लिए, और उससे हम डाटा इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास में होगी। फिर हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि भाई इसका सेल्फ एस्टीम लो है, या इसका इंटरेक्शन नहीं है दूसरे लोगों के लिए, या नेगेटिव पीयर प्रेशर है, एक रीजन जैसे निकला तो नेगेटिव पीयर प्रेशर है, वो ये बच्चा जो है इमोशनल ज्यादा है, छोटी सी चीज को फील कर लेता है, ठीक है। टीचर स्ट्रोल करते हैं सबके सामने तो वो भी हेजिटेट होता है, एंड ही इज मेकिंग द पार्ट दैट कि भी मेरी मदर है, मेरे पापा नहीं है, तो हमेशा वो उस चीज के एडवांटेज लेता है और उसको इमोशनल हो जाता है उस चीज को लेके, और कहीं ना कहीं अटेंशन सीकिंग में भी उस चीज को वो इन्वॉल्व करता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि असेसमेंट के बेसिस पे किस किस टाइप के इश्यूज जो हैं आइडेंटिफाई हुए। फिर इंटीग्रेट डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो हमने डाटा कलेक्शन किया टेस्ट से, ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यू से, उन सब चीजों को इंटीग्रेट करते हैं। फिर फॉर्मुलेट करते हैं असेसमेंट इंफॉर्मेशन को, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं हम, जैसे रिपोर्ट राइटिंग होती है। फिर रीफॉर्मुलेटिंग द गोल के इंटरवेंशन क्या होगी, कैसे होगी, वो सब देने के बाद फिर हम रीफ्रेम फॉर्मुलेट करते हैं गोल को, यानी कोई और असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो ये एक प्रोसेस होता है असेसमेंट का पूरा, जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली किसी भी साइकोलॉजिकल इशू प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके बारे में डाटा इंफॉर्मेशन क्या, इसकी इंटरवेंशन रिकमेंडेशंस हो सकती है, और वो अगर पूरी नहीं होती है तो फिर हम रीअसेसमेंट करते हैं, ठीक है, एक गोल सेट करते हैं। तो ये 7 स्टेप्स हैं जो स्टेप इन प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स, हम बात कर चुके हैं इन बारों में। इंटरव्यू मेथड्स हैं, वर्बल फेस टू फेस होता है, पैरा वर्बल है, सिचुएशनल अभी किसी ने बोला था कि जो इंटरव्यू में हम बेसिकली किन किन एस्पेक्ट्स को ध्यान रखते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इंटरव्यू में क्या है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है कि हम प्लानिंग करके करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है जहाँ प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये टाइप ऑफ इंटरव्यू है। जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यू, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, देयर आर मेजरली 2 टाइप ऑफ इंटरव्यू, वन इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसको कि प्लान्ड और अनप्लान्ड बोला जाता है। also semi structured interview. है जी, सर semi structured interview भी होते हैं ना? सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी होता है, बिल्कुल सही बोला आपने। रिसर्च में ज्यादातर यूज होता है जहां हम ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन रखते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं इसमें, जो आपकी बुक में अभी 2 टाइप का दे रखा है, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी होता है। ज्यादातर जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है उसमें उसको क्लोज इंटरव्यू भी बोलते हैं, जो कि ज्यादातर पर्टिकुलरली क्वेश्चंस जो हैं, जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं उसमें, लेकिन अगेन स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस होने चाहिए, ट्रेंड इंटरव्यू होना चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑर्डर होना चाहिए, कंट्रोल लेंथ ऑफ टाइम जो है वो होनी चाहिए, इवैल्यूएशन फॉर्मेट जो है वो भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत इंटरव्यू लिया, 4 पेज आपने भर दिए और उसके बाद में अपने ही दिमाग से आप कुछ उसके बारे में लिख रहे हैं। वो इंटरव्यू जो आपने लिया है उसकी इंफॉर्मेशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में क्या क्या मान लो फंक्शन क्या क्या है कि हम ज्यादा डिस्क्रिप्शन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं इन द सेंस ऑफ लाइक एक इंटरव्यू हैज फाउंड टू बी particularly used in providing insight into the interactive quality of social life. The verbal interaction enable the interview is understanding how people view a subject under investigation. कि वो किस जो भी बिहेवियर है वो किस तरह का बिहेवियर है, क्या करता है, वो कैसे करता है, वो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब करते हैं उस बिहेवियर को। फिर उसके बारे में डिटेल और जानने के लिए एक्सप्लोरेशन होता है। तो दिस इज द बेसिकली फंक्शन ऑफ इंटरव्यू। ओनली 2 मेंशन्ड हियर, और भी बहुत सारे होते हैं वैसे। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, ऑब्जर्वेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और सबसे ज्यादा है ड्यूरिंग असेसमेंट आल्सो, लाइक वी आर डूइंग ऑब्जर्वेशन, एंड
like we are including the observation of others towards that behavior of that particular case or client. ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि जब हम देखते हैं कि जब असेसमेंट करते हैं तो उसका आई कांटेक्ट दे रहा है, बातों को सुन रहा है, अच्छे से नहीं सुन रहा है, उसका रिस्पॉन्स किस तरह से कर रहा है, हेजिटेट है नहीं है, तो ये सारी चीजें आती है ऑब्जर्वेशन में, जिसमें कि टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन है जहां पर्टिकुलरली क्लाइंट जो है एक नेचुरल सिचुएशन में उसके नेचुरल बिहेवियर को देखता है। जैसे कि कई बार होता है पेरेंट्स लेके आते हैं कि पेरेंट्स लेके आएंगे बच्चे को, और कई बार ऐसे दिखाते हैं, रिकॉर्डिंग दिखाते हैं कि ये देखो ये इसका बिहेवियर है, तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि उस सिचुएशन में उसका क्या बिहेवियर होता है, वो नेचुरल जो कंडीशन होती है उसमें क्या बिहेवियर है उसका, उस चीज के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जो है जिसको हम प्लान करते हैं, allow control of extraneous variable, extraneous factor. The reliability of result can be tested by repeating the study. It provides a safe environment to study contentious and concepts such as infant attachment. तो जो लैब जिसको बोलते हैं ना, एक तरह से लैब जो एक्सपेरिमेंट करते हैं साइकोलॉजी में भी, जो पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, जैसे कई बार होता है ऐसा कि जब भी इस तरह की कोई बात करते हैं तो इसका बिहेवियर इस तरह से हो जाता है। अगर मान लो वो क्लिनिकल सेटिंग में भी इस तरह की कोई बात हुई और उसका बिहेवियर वो उस तरह से होता है, तो हमें एंटीसीडेंट फैक्टर का पता चलता है, हमें कॉन्सिक्वेंसेस का पता चलता है, हमें बिहेवियर का पता चलता है। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम इंटरवेंशन देते हैं। तो दैट कैन बी द पार्ट ऑफ असेसमेंट एज ए ऑब्जर्वेशन। Unstructured है give a broad overview of a situation, useful when situation subject matter to be studied is unclear, that we don't know exactly that क्या situation रही, कैसे रही, just हम एक उस situation के बारे में information लेते हैं, verbally हमें कोई बताता है, that will come in an unstructured interview जहाँ पे हम directly involve नहीं होते और हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या उसमें होगा। जैसे नॉर्मली अगर कोई भी लड़ाई होती है, कुछ भी ऐसा इस तरह की चीजें होती है, तो पुलिस के पास केस जाता है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है गिव एन इनसाइडर व्यू, बिहेवियर आर लेस प्रोन ऑन मिस इंटरप्रिटेशन बिकॉज रिसर्चर इज ए पार्टिसिपेंट, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसर्चर टू बिकम एज एन एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। इसमें इन्वॉल्व होके जब हम देखते हैं, जब पार्टिसिपेशन करते हैं, तो वो काउंट होता है आपका पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन में। ज्यादातर ग्रुप थेरेपी जो होती हैं, ग्रुप थेरेपी में हम यूज करते हैं। ग्रुप थेरेपी का एक बहुत अच्छा वो है पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन की, जो काउंसलर है वो पार्टिसिपेट करेगा। वो विलिंग भी होता है, नॉन विलिंग भी होता है कि अगर पार्टिसिपेंट चाहते हैं उनसे कंसेंट भी लिया जाता है। कई बार पार्टिसिपेंट्स को पता ही नहीं होता कि कौन काउंसलर है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है। इसमें एक और टेक्निक आती है जो खासकर जैसे कंपनीज और उसमें काउंसलिंग की जाती है, तो उसमें 1-2 मॉनिटर बना दिया जाता है, 1-2 मान लो लीडर बना दिया जाता है, और वो मॉडरेट करता है उन चीजों को, ऑब्जर्वेशन को मॉडरेट करता है कि इस तरह का बिहेवियर होता है ऐसे। तो नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड है इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए सिंगल पर्सन, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन हो, एनालिसिस हो, दैट विल काउंट इन केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी में भी अलग अलग तरह का ओपिनियन है, डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, कि अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें, डिसऑर्डर की बात करें, किसी मान लो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, किसी फैमिली की बात करें, तो दैट देयर इज अ स्पेसिफिक पॉइंट्स लाइक व्हिच वी विल इंक्लूड इन दैट पर्सनल हिस्ट्री, उसकी जो केस हिस्ट्री है उसमें हम किन किन चीजों को इंक्लूड करेंगे। आपका पूरा का पूरा एक इंटर्नशिप में दे भी रखा है केस हिस्ट्री मेथड के बारे में, क्या क्या स्टेप्स है, कल भी हमने कुछ पढ़े थे जिसमें कि अलग अलग तरह की हिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व हुई थी। ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, क्या है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग व्हेन वी आर यूजिंग एनी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज करते हैं तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट है। कोई भी साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है हम यूज करते हैं दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। एक ये क्वेश्चन भी आता है कई बार,
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। कि असेसमेंट जो है वो ब्रॉडर टर्म है, वी आर यूजिंग सो मेनी मेथड्स इन असेसमेंट। टेस्टिंग है वो नैरो टर्म है, बिकॉज वी आर यूजिंग वन सिंगल टेस्ट। असेसमेंट जो प्रोसेस है दैट इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन लाइक फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। टेस्ट जो है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में, स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में असेस करता है, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करता है, जैसे कि इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, ये टेस्ट अलग अलग होते हैं। Professional psychological assessment usually also include different type of methods such as interview, demographic information, medical information, personal history, observation है। और जो normally अगर एक objective और standardized जो टेस्ट है psychological testing है, उसमें हम जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट का ही पार्ट है, बट एक स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टेस्ट यूज करते हैं, कोई भी नाम जो स्पेसिफिकली होता है कि हम उसके नॉर्म्स के बेसिस पे टेस्ट यूज करते हैं, वहां बहुत सारे मेथड यूज होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि पर्टिकुलर डिफरेंट क्वेश्चंस आंसरिंग होती है, जिसमें कि साइकोलॉजिकल टेस्ट भी एक पार्ट हो सकता है। बट इसमें क्या है दैट साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बेस्ड ऑन द टेस्ट ओनली, बट यहाँ क्या है साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हम बहुत सारे मेथड्स जो हैं उनको यूज करते हैं। वही बात रिपीट की हुई है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट द क्लाइंट्स बिहेवियर इज मोर एक्यूरेट एंड इज डिटेल्ड, क्योंकि असेसमेंट में हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, तो क्या है जो क्लाइंट के बिहेवियर के बारे में बहुत सारे डिटेल में और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अदरवाइज इन इफ यू विल सी इन दैट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज बेस्ड ऑन टेस्ट ओनली, तो वो लिमिटेड होता है। जो एक पॉइंट और रह गया, एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ ए सैंपल ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिविटी बताते हैं उस पर्टिकुलर बिहेवियर की, और वो स्टैंडर्डाइजेशन मेथड होता है, क्योंकि उसमें जो टेस्ट बनाया जाता है उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑब्जेक्टिविटी, वो सब चीजें इंक्लूड होती है। रेफर टू एनी मेथड यूज्ड टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट। इट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज द टास्क अपॉन विच पीपल आर आस्क्ड टू ट्राई देयर बेस्ट। मतलब जो भी टेस्ट परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे हम रिजल्ट देते हैं, बट यहाँ क्या है कि जो भी मेथड्स हम यूज करते हैं उसमें किसने ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड मान लो इंफॉर्मेशन दी, कौन सा मेथड यूज हुआ, ठीक है, उन सब चीजों की हम बात करते हैं। असेसमेंट प्रोसेस जो है वो कंबाइंस एंड इवैल्यूएट ऑल द इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट एन इंडिविजुअल। अगेन जो बात की थी होलिस्टिक एक अप्रोच है, और टेस्ट प्रोवाइड ओनली वन पार्ट, ओनली पार्ट ऑफ द पिक्चर अबाउट ए पर्सन। एक पर्टिकुलर पार्ट है, अगर हम पर्सनैलिटी के बारे में करें तो पर्सनैलिटी, एडजस्टमेंट के बारे में करें तो एडजस्टमेंट, इस तरह से किसी स्पेसिफिक पार्ट की जो है असेसमेंट हमें बताता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बुक में, डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ज्यादातर आता है ये क्वेश्चंस, तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं इनको आप जरूर याद करें। पर्पस हमने ऊपर पढ़ा था अभी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या क्या है। इसमें ये भी चीज आ जाती है पर्पस में, एक पर्पस की भी, अगर हम साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ टेस्ट में कि हम डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, एकेडमिक अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप, कैरियर की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हैं। और अगेन जो भी जितने भी मेथड्स हैं वो यूज होते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट में, जिसमें कि इन्वेंट्री, मेजरमेंट, क्वेश्चनियर, स्केल, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, वो सब चीजें यूज होती हैं। कहाँ यूज होता है? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर, सोशल एजेंसीज, और अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें जो 4th इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज, एक तो टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम इज टू मेजर। क्या बोलेंगे इसको? एनीबॉडी कैन टेल मी? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी? यस सर। गलत। वैलिडिटी। वैलिडिटी, हाँ ये तो होगा ही, ऐसे है ना, हेड आएगा या टेल आएगा। तो वैलिडिटी यानी जिस पर्पस के लिए टेस्ट बनाया गया है वो पर्पस फुलफिल होता हो, ऐसा वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी। उसमें अलग अलग तरह की वैलिडिटी होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है, मतलब क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है, अलग अलग तरह की वैलिडिटी होती है। दैट इज अनदर थिंग इज रिलायबिलिटी।
रिलायबिलिटी जहां भी आती है तो एक वर्ड जरूर लिखना है आपको, कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर, कि जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट में आज जो हम करें, आप जितने लोग हो 37 स्टूडेंट्स हियर, लाइक व्हाट डू यू थिंक कि साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं, जो रिजल्ट लेके आते हैं, वो एक्यूरेट होता है कि नहीं होता, या उस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर डिपेंड करता है उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पे, यदि सही है तो फिर सही होता है बिल्कुल स्केल्स। ओके, मान लो हाई रिलायबिलिटी वैलिडिटी है तो हम बोलेंगे कि वो सही है। बट सर आपने एक एग्जांपल दिया था कि कोई आपका स्टूडेंट था who was having a high IQ, तो उसका IQ काफी लो, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन में एरर कर दिया था, तो सर उस केस में क्या कर सकते हैं? टेस्ट तो जो उन्होंने लगाया होगा सर उसमें है, जो असेसमेंट करने वाला है वो स्किल्ड नहीं था, वो ट्रेंड नहीं था, टेस्ट की कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो जो टेस्ट करने वाला है वो ट्रेंड नहीं था उसमें। तो ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी मस्ट है, जो भी उसको साइंटिफिक एम्पिरिकल बनाता है टेस्ट को। अगर मैं आपको बात करूं कि भी आपका आईक्यू कितना है, आप मेजर करेंगे और मैं आपको बताऊं कि एक्यूरेटली आई कैन टेल योर आईक्यू, कि मैं आपका आईक्यू बता सकता हूं, एग्जैक्टली बता सकता हूं कि आपका आईक्यू एक्चुअल में कितना है, और आप फिर उसके बाद 20 दिन बाद भी कहीं असेसमेंट करवाने जाते हैं, तब भी आप देखेंगे कि वही आईक्यू सेम होगा। So how you can say this is possible? एक टेस्ट है, आप मेरे पास करवाने के लिए आए, मैंने टेस्ट किया। दूसरा, आप कहीं सपोज किसी एक हॉस्पिटल में गए, वहां पे कोई साइकोलॉजिस्ट है, उससे असेसमेंट करवाया, फिर आप हैदराबाद चले गए, आपने वहां असेसमेंट करवाया, तो अगर वो सेम स्कोर आता है, पॉसिबल है ऐसा? सर बिल्कुल है, रिलायबल टेस्ट होगा। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि जस्ट सेम चीज है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह से कोई मशीन है ब्लड प्रेशर मेजर करने की, ठीक है, सपोज आई हैव ए मशीन जो कनाडा से आई हुई है, मेरे पेरेंट्स यूज करते हैं, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो इतनी, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इतनी हाई है कि वो गलत बता ही नहीं सकती, सर्टिफाइड है वो, ठीक है। रादर देन कि अगर हम कहीं जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास असेस करवाने जाते हैं, तो वो अलग मेजर करेगा, फिर कहीं और जाएंगे तो कहीं और मेजर करेगा, एंड डॉक्टर विल से कोई नहीं, 10-15 ऊपर 20 होता रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो जो मशीन है, उन मशीन में प्रॉब्लम है। आप एक टेस्ट है, सपोज कुछ दिन पहले ऐसे मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने स्टोन की असेसमेंट करवाने के लिए किसी एक लैब में गया, और वो जो रेडियोलॉजिस्ट था उसने बोला कि नहीं, देयर इज नो स्टोन इन योर किडनी, तो वो रिलैक्स हो गया। 10 दिन बाद फिर पेन हुआ, वो दोबारा किसी दूसरी लैब में गया, तो वहां उसको बताया कि देयर इज ए 7 mm स्टोन इन योर किडनी, तो वो परेशान हो गया, फिर वो बोला कि अब तीसरी में कहीं जाता हूँ, वहां तीसरी में गया तो उसको 2 मिली। तो कहने का मतलब क्या है कि इज देयर एनी प्रॉब्लम इन असेसमेंट? मे भी हो सकता है कि मशीन सही हो, लेकिन जो असेसमेंट कर रहा है वो पर्टिकुलरली अच्छे से नहीं कर रहा है, या ट्रेंड नहीं है, या उसको पता नहीं है उस चीज का। तो इसी तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी होता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टैंडर्डाइज है, एक ही टेस्ट होता है। अगर आप मिसिक टेस्ट जो है, मे बी देयर आर 10 एजेंसी इन इंडिया, आप जिससे भी आप खरीदेंगे वो सेम मिलेगा, लेकिन जो कंटेंट, जो उसके वेरिएबल्स हैं, जो उसके आइटम्स हैं, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चनियर हैं, वो मैनुअल है, वो सब सेम होंगे। लेकिन अगर कोई अलग अलग तरह से असेसमेंट करता है तो वहां फॉल्ट क्या है? जो असेसमेंट कर रहा है उसका फॉल्ट है। अदरवाइज सेम चीज, इफ वी आर असेसिंग ए रिलायबल एंड वैलिड टेस्ट है। ओके, एक और छोटा सा पॉइंट है, it will help you in your project also, and it will help you to understand like what is reliability and validity. कितनी होनी चाहिए reliability and validity? yes, 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए शायद, 0.70 से शायद। कितना? 0 से याद नहीं आ रहा, 0.70 से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है शायद। ओके, और
कोई बताएगा? तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं वैसे स्टैटिस्टिक में, और जो हम बात करते हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की, तो ऐसा नहीं है कहीं स्पेसिफिक कि इतना होना चाहिए इतना होना चाहिए। हाईएस्ट जो है, मतलब पॉइंट एक वर्ड बोला है, पॉइंट का मतलब क्या है कि 0.00 या 0.01 या जो भी है वो 1 से जो नीचे होना चाहिए, 1 से नीचे। 1 अगर किसी की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है, सपोज अगर 1 रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग हुआ कि वो हाईली, मतलब फुल्ली 100% जो है वो टेस्ट जो है वैलिड है, रिलायबल है। और जो मेथड है वो आपके इट डिपेंड। पहली चीज तो नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर जो वैलिडिटी या रिलायबिलिटी है, अगर वो माइनस में होती है तो भी उसको कम माना जाता है। अगर वो मान लो, मैं शो कर रहा हूं आपको, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल है उसकी रिलायबिलिटी है। जैसे रिलायबिलिटी लिखिए, इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है 0.92 इज वेरी हाई। तो टेस्ट रीटेस्ट जो रिलायबिलिटी है, ये अलग तरह की रिलायबिलिटी है जो उन्होंने असेस की। ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी असेस की जो उन्होंने, ये भी हाई है। उसके बाद में अगर देखा दूसरी जो रिलायबिलिटी है, क्रोनबेक अल्फाबेट जो है, उसकी भी देखो आप 0.77 एंड 0.88 है, तो हाई है ये। उसकी वैलिडिटी भी है 0.55 है। यानी कि जो रिलायबिलिटी होगी उसका आपको इस तरह से देखना है, और इसको ध्यान रखना है, आपको काम आएगी, आपको ये पता होना चाहिए। ये ज्यादातर वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे तो ये है -1 और ये है +1, ये है मिड पॉइंट, और यहां से शुरू हो जाता है। जैसे 0.1 है, जैसे 0.2 है, ठीक है, 0.3 है, और इस तरह से करके 0.9 है, ठीक है, 0.09 सॉरी 0.01, 0.02, 0.03, 0.09 या 0.9 सॉरी। एक सेकंड, मैं दोबारा लिखता हूँ। कैन स्टार्ट फ्रॉम 0.01, बट जो भी वैलिडिटी होगी यानी 0.9, 0.8, 0.5 ये है, ये सब है प्लस है, ये प्लस है, प्लस की साइड है ये सारा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ क्या है, माइनस है, यानी 0 से कम है, तो नेगेटिव उसमें माइनस करके ये भी हो सकती है, -0.9, -0.8, ठीक है। तो जब ज्यादातर जो रिलायबिलिटी है हाई का मतलब क्या होना, क्या मतलब है कि पॉजिटिव, जब हम बात करते हैं कि वो 1 के जितने क्लोज होती है उसको हम हाई रिलायबिलिटी बोलते हैं। बट अगर किसी की रिलायबिलिटी जो ज्यादातर है, मतलब 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए, जो रिलायबिलिटी है वो 0.7 होनी चाहिए साइकोलॉजिकल रिसर्च में, अच्छी मानी। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो 0.7 जो है वो अच्छी रिलायबिलिटी मानी जाती है। बट अदरवाइज जैसे मैडम ने बताया 0.5 या 0.23 है, ये भी बताती है कि रिलायबिलिटी है, लेकिन कम है। ज्यादातर जो है हाईएस्ट साइड में जितना ज्यादा होगा तो हम बोलते हैं वो टेस्ट रिलायबल होता है, कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट है वो उसको ज्यादा अच्छे से साइंटिफिकली एम्पिरिकली उसको मतलब देखा गया है। सपोज अभी जस्ट एक टेस्ट डेवलप किया है जिसमें कि 0.78 रिलायबिलिटी है, लेकिन उसी तरह के एट्रीब्यूट को असेस करने के लिए और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें कि 0.82 है, 0.91 है, तो उनके कंपैरिजन में उसकी जो रिलायबिलिटी है वो कम हुई। तो इस वजह से कंपैरिजन भी होता है, जैसे अभी सेल्फ एस्टीम का कोपर स्मिथ के साथ में कंपैरिजन किया हुआ है, तो इस तरह से आपस में कंपैरिजन होता है टेस्ट का। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो इस चीज को मेंशन करते हैं।
ठीक है। तो ये जो टेस्ट ज्यादातर हम पर्सनैलिटी, जैसे 16 PF की हाई रिलायबिलिटी वैलिडिटी है, पर्सनैलिटी टेस्ट है बहुत सारे जो बहुत यूजफुल हैं और उनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी हाई है। तो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स, वन इज वैलिडिटी एंड वन इज रिलायबिलिटी। दूसरा है द टेस्ट इज पर्पस रेलिवेंट इन ऑर्डर द टेस्ट मेजर वन एंड मोर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफिक करियर डिसीजन ऑन फॉर प्रेडिक्टिंग मॉनिटरिंग और है। तो ज्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 4 बेसिकली है। एक तो ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एक वैलिडिटी होनी चाहिए, टेस्ट स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए टेस्ट के। नॉर्म्स कैन बी बेस्ड ऑन एज, नॉर्म कैन बी बेस्ड ऑन लाइक क्लास, जेंडर, किसी भी तरह से है, उनके नॉर्म्स होने चाहिए। तो हम बोलते हैं कि वो टेस्ट है जो गुड टेस्ट है, उसको हम गुड टेस्ट में काउंट करेंगे। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है, एक्सेप्टेंस और रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रॉपर टेस्ट यूज। A good psychological test is standardized test with a manual with give complete information। जो भी टेस्ट होंगे, जितने भी टेस्ट होंगे, उनका एक मैनुअल होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग, इंटरप्रिटेशन क्लियरली लिखी हो, उसमें उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी लिखी हो, टाइप ऑफ आइटम लिखे हुए हों, सब चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। तो आप अभी प्रोजेक्ट करेंगे तो कम से कम 2 वेरिएबल आप लेंगे, उन 2 वेरिएबल का आपको टेस्ट ढूंढना पड़ेगा। आप टॉपिक भी वो लीजिए जिसका टेस्ट अवेलेबिलिटी हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिनॉप्सिस बना देते हैं, सिनॉप्सिस बनाने के बाद हमने उसमें देखा इंटरनेट से कहीं वहीं से लिख के हमने टेस्ट लिख दिया और बाई चांस वो सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ एक स्टूडेंट का, हालांकि 2-3 स्टूडेंट हो चुके हैं ऐसे। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सिनॉप्सिस बनाया, इंटरनेट से हेल्प ली, ये लिया, अपनी लैंग्वेज में लिख के बनाया और उसमें एक टेस्ट उन्होंने लिख दिया। और वो टेस्ट जो है अप्रूव होने के बाद उसने सोचा कि वो टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन वो टेस्ट आउट ऑफ डेट था और वो टेस्ट किसी भी एजेंसी के पास अवेलेबल नहीं था, उसका मैनुअल अवेलेबल नहीं था। क्वेश्चनियर तो मिल गया लेकिन मैनुअल अवेलेबल नहीं था। दोबारा उसने सिनॉप्सिस भेजा और उसके बाद में उसको टेस्ट चेंज करवाना पड़ा। कई बार जैसे आप सिनॉप्सिस भेजते हैं तो वो लोग भी टेस्ट चेंज कर देते हैं कि आप इस टेस्ट की बजाय इस टेस्ट को यूज करो, क्योंकि लेटेस्ट जो टेस्ट होते हैं जिनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी हाई हो और लेटेस्ट हो, बहुत पुराना जो टेस्ट होगा क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो चेंज हो चुका है तो वो टेस्ट जो है कहीं ना कहीं वो वैलिड नहीं रहते आज के सिनेरियो से, तो इसलिए कई बार चेंज भी किया जाता है। तो दैट वी विल थिंक। इंटेलिजेंट टेस्ट है, बहुत सारे इंटेलिजेंट टेस्ट है, कल मैंने बताया भी था आपको और ये लिखे भी हैं, कल भी बात हुई थी इनकी। स्टैंडर्ड बिनो इंटेलिजेंट टेस्ट है, वेस्लर इंटेलिजेंट टेस्ट है, भाटिया बैटरी है, इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के भी हैं, जैसे ये आपकी दूसरी बुक में भी लिखा हुआ है, बहुत सारे कंटेंट आपके सिमिलर मिलते हैं 21 एंड 22 में। ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट है, लिकर्ट स्केल होते हैं, बहुत सारे ऐसे लिकर्ट स्केल्स हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के, एटीट्यूड टेस्ट के, सॉरी, एटीट्यूड टुवर्ड्स ई लर्निंग, अभी एक नया टेस्ट आया है, अभी एक लड़की रिसर्च कर रही है उस पे। एक एटीट्यूड टुवर्ड्स पोर्नोग्राफी एडिक्शन है, एटीट्यूड अबाउट लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके बारे में है। तो ये सब चीजें, एटीट्यूड अबाउट वैल्यूज, नॉर्म्स है, ऐसे करके कुछ टेस्ट है। तो ये एटीट्यूड स्केल बनते हैं लिकर्ट स्केल पे। कुछ न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जैसे कि हम साइकोलॉजी में यूज करते हैं, न्यूरो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है। आपने एक सुना होगा, हैव यू हर्ड अबाउट पास, PASS, पास मॉडल सुना है? यस सर। हाँ जी सर, फर्स्ट ईयर में था पास। यस सर। पास मॉडल है बाय JP दास एंड नीलगिरी। तो पास मॉडल में एक बहुत अच्छा उन्होंने एक बैटरी बनाया है, प्रेप एंड कॉजेंट करके, वो न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है। एक लूरिया बैटरी है, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है। जैसे हम SLT की असेसमेंट करते हैं तो उसमें निमांस इंडेक्स बैटरी है, दैट इज आल्सो सम आइटम आर रिलेटेड टू न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो इस तरह से ADHD का है एक असेसमेंट टूल है जिसमें कि हम न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। भाटिया बैटरी में भी एक है पास अलोंग टेस्ट है जो कि न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट करता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट अलग है, टेस्ट ऑफ अचीवमेंट है। ठीक है। कुछ रेटिंग स्केल्स हैं जो, जैसे हमने बिहेवियर चेकलिस्ट के लिए भी बेसिक MR कल किसी ने बोला था, चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट है। कल मैंने बताया नियो 5 जो है एक टेस्ट है जो लेटेस्ट है, नियो 5। 16 PF है, 3 पॉइंट रेटिंग स्केल है।
यस, नो, डोंट नो रिस्पॉन्सेज है। रेटिंग स्केल का मतलब क्या हुआ? जिसमें हम रेट करते हो, जिसमें हम बहुत सारे रिस्पॉन्सेज दिए हो, गुड, बेटर, बेस्ट, ये देते हैं ना हम, एग्री, डिसएग्री, ये सब है। दीज आर रेटिंग स्केल्स। फिर प्रोजेक्टिव टेस्ट है, जिसको हम सब्जेक्टिव टेस्ट भी बोलते हैं, जिसको हम जिसमें टीएटी है, रोशा टेस्ट है, हाउस ट्री पर्सन टेस्ट है। तो ये जैसे हाउस ट्री पर्सन टेस्ट है, ये एक थेरेपी होती है, कौन सी थेरेपी है? आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी में यूज होता है ये टेस्ट, बहुत ज्यादा इस तरह का टेस्ट यूज होता है। आपकी बुक में भी है आर्ट थेरेपी के बारे में। रोबर्ट एप्रिसिएशन टेस्ट है, अटैचमेंट प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ठीक है। फिर है कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट है, जस्ट सिंपली दैट वी आर मेकिंग some questions and based on assessment, based on observation we are assessing, और उसके बेसिस पे हम जैसे बोलते हैं ना, इंस्पेक्शन करने आते हैं लोग। तो इंस्पेक्शन करने आते हैं तो उनका क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स के बेसिस पे रेटिंग करते हैं। तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं उनके, अगली बार कुछ और मिलेगा, अगली बार कुछ और मिलेगा। तो दैट टाइप ऑफ आल्सो दैट वी कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द पर्सन्स। तो वो भी हम यूज कर सकते हैं इन चीजों पे भी। इसमें थोड़ा और लिखा है कि क्या होना चाहिए टेस्ट असेसमेंट की नीड जो है हमें पता होनी चाहिए, हमारा जो गोल है वो सेट होना चाहिए। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टेस्ट है, टेस्ट शुड बी स्टैंडर्डाइज और पर्पसफुल होना चाहिए, दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें इंटेलिजेंस असेस करना है, सपोज 7 ईयर चाइल्ड का। तो जो भी टेस्ट हम यूज करेंगे उस टेस्ट का हमें पता होना चाहिए कि इसके जो एज नॉर्म्स क्या हैं, किस जेंडर पे यूज होता है, द चाइल्ड इज एबल टू डू और नॉट। सपोज हमने देखा कि एक एडीएचडी चाइल्ड है, ठीक है, और उसका अटेंशन कंसंट्रेशन नहीं है प्रॉपरली, वो मान लो जो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाता टेस्ट पे, तो और हमने उसको परफॉर्मेंस टेस्ट दे दिया, तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो गलत आएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस आइटम में या स्पीड टेस्ट जो है, टाइम टेस्ट जो है, वो अगर हम देते हैं तो वहां कहीं ना कहीं उसकी जो डिफिकल्टी है, जो पर्टिकुलर एडीएचडी बिहेवियर है, उसकी वजह से वो टेस्ट का रिजल्ट जो है अप्रोप्रिएट नहीं आएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट चाइल्ड। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्ट जो अभी हमने डिस्कस किया, वो हमें पता होना चाहिए। कंसेंट जो है, हमें लेना होता है कंसेंट, दैट वी आर टेकिंग कंसेंट फ्रॉम क्लाइंट और वी आर टेकिंग कंसेंट फॉर गार्जियन। एक वर्ड होता है असेंट। असेंट और कंसेंट में क्या फर्क है? हैव यू रियड अबाउट असेंट? सुना है आपने कभी ASSENT? नो सर। तो बेसिकली जो अप्रूवल होता है, जो असेंट होता है, बेसिकली ज्यादातर गार्जियन से और पेरेंट्स से जो होता है ना, एक अप्रूवल होता है, और कंसेंट होता है डायरेक्टली वी आर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द इंडिविजुअल। हम किसी भी जो भी क्लाइंट सब्जेक्ट है उससे लेते हैं। असेंट का मतलब होता है व्हेन वी नीड टू टेक एनी परमिशन और विलिंगनेस ऑफ द गार्जियन और पेरेंट और केयर टेकर, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट वी शुड बी अंडरस्टैंड दैट असेसमेंट की जो कॉन्फिडेंशियल, अब ये देखोगे आप कंटेंट है ना, हर ब्लॉग में मिक्स करके ही लिखे हुए हैं। तो आप अगर नोट्स अपने बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो नोट्स आपके अलग अलग यूनिट में भी काम आएंगे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें रिजल्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, और कई बार हमें देना पड़ता है, बट दैट वी विल टेक द कंसेंट फ्रॉम द पेरेंट्स और वी विल आस्क फ्रॉम द पेरेंट्स, या जो भी अगर किसी का हम असेसमेंट कर रहे हैं तो उससे हमें एक परमिशन लेनी होती है, दैट देयर इज नीड टू डिस्कस विद दिस केस विद योर पेरेंट्स और विद एनी पैनल, जो भी कोई डॉक्टर्स के साथ में डिस्कस करना होता है। तो उसमें ये इथिक्स हैं, इथिकल इश्यूज हैं, इनको बहुत ध्यान में रखना होता है। एक एरर भी आती है असेसमेंट में, जैसे एक तो ये बताया कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द काउंसलर की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि उसमें दैट शी वाज नॉट ट्रेन्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टेस्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एरर आ गई है। इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि भी रेपो अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हुई, या मान लो पर्टिकुलर जो फिजिकल एनवायरनमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, डिस्ट्रैक्शन है,
तो असेसमेंट हम करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है रिजल्ट। जो उसकी सब्जेक्टिव स्टेट है क्लाइंट की, दैट व्हाट द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दैट असेसमेंट, उसका क्या लॉजिक लग रहा है उसको और क्या थॉरली वो बता रहा है। हो सकता है एक पर्टिकुलर टेस्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और लेकिन वो बहुत सारी ऐसी चीजें बता रहा है। जैसे उसने बोला हम ये चीज नहीं देख सकते कि भी उसने बोला मेरे सपने में भूत आते हैं, मुझे वो डिस्टर्ब करते हैं, बट हाउ वी विल असेस दिस, वी कैन टेक टेस्ट ऑफ साइकोटिक टेस्ट है, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसको कि हम असेस कर सकते हैं, बट फिर भी उसका जो सब्जेक्टिव स्टेट है उसको हमें इंपॉर्टेंस देनी होती है कि वो क्या एक्सप्लेन करता है। तो क्लाइंट जो सब्जेक्टिव स्टेट है उसके बारे में हम पता नहीं चलता, तो ये भी एक असेसमेंट में एरर है कि उसकी जो सब्जेक्टिव स्टेट है एक्चुअली क्या है वो हमें नहीं पता चलती। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम असेस कर लेते हैं, एक असेसमेंट कर लिया हमने और डिफरेंट मेथड यूज किए और फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसके बेसिस पे मान लो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चला कि हमें उसके साथ में किस तरह की इंटरवेंशन देनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ द क्लाइंट। एथनिक है, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, एथनिक है, जो पर्टिकुलरली उनके कल्चर, सोसाइटी, जो कम्युनिटी है, जो उनकी लैंग्वेज है, उनके बारे में, जो उनके ट्रेंड हैं उनके बारे में मालूम है कि एक टेस्ट बना यूएसए में, जैसे एक टेस्ट है अमेरिका में बना जैसे कोई भी इंटेलिजेंट टेस्ट, तो यहाँ हमारे जो यहाँ है, यहाँ हम रुपीज यूज करते हैं, बट वहाँ क्या है, वहाँ डॉलर यूज होंगे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो वो यहाँ का बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाएगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे कि अगर मान लो बीकेटी टेस्ट पहली बार मराठी में बना, जैसे मराठी लैंग्वेज में, तो हिंदी जो लोग जानते हैं, इंग्लिश जो जानते हैं, मराठी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए दिक्कत होगा। तो ये भी एक एरर रहता है। कई बार कल्चर्स और जो लिंग्विस्टिक हैं, उनके जो ट्रेंड्स हैं, एथनिक हैं, एथनोग्राफी है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन है, वो अगर टेस्ट में है तो वो दूसरी कम्युनिटी, दूसरी सोसाइटी, दूसरे लोगों के साथ, दूसरे कल्चर के साथ में, दूसरी लैंग्वेज के साथ में डिफिकल्ट होगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इट्स लाइक सपोज वी डू असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं अभी एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक टेस्ट था सीबीएसई में, ग्लोबल, शायद ग्लोबल एप्टीट्यूड, ग्लोबल स्टूडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है शायद, ग्लोबल स्टूडेंट। एक सीबीएसई ने अभी 3-4 साल पहले एक टेस्ट निकाला, ठीक है, और ये टेस्ट जो है मान लो पूरे स्कूल्स में यूज करने के लिए बोला गया, जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं। उसका 100 रुपीज चार्ज होता था, स्कूल लेता था, और वो टेस्ट होता था। टेस्ट होने के बाद में उसके बेसिस पे उसको स्ट्रीम मिलती थी कि भी ह्यूमैनिटीज लेनी है, साइंस लेनी है, या उसको आर्ट ले, वो क्या बोलते हैं, कॉमर्स लेनी है। तो हुआ क्या कि जब ये टेस्ट बन रहा था तो Sir, you are not audible. I am audible? Yes sir, अब आई है। Yes sir. पता नहीं, मैं मेरे उसमें आया है कि भी यू आर साइंड आउट फ्रॉम योर जूम मीटिंग, तो मुझे लगता है नेक्स्ट कोई टीचर है जिनकी क्लास होगी वो आगे होंगे। तो जो भी टेस्ट है, जैसे वो टेस्ट बनाया तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहा, डाटा का प्रॉब्लम रहा कि भी जब भी वो उसके पायलट स्टडी हो रही थी तो पायलट स्टडी में स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स जो दिए वो अपने ऐसे ही करके दे दिए, सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, ग्रुप वाइज ग्रुप है कि एक पूरी क्लास को दे दिया, दूसरी क्लास को दे दिया, ऐसे बहुत सारे हजारों स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट किया। तो वो डाटा कलेक्शन में गलत हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में गलत हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन पे गलत हुआ, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है आगे भाई? जब पायलट स्टडी की, जब उसके नॉर्म्स, उसके रिलायबिलिटी, वैलिडिटी निकाल रहे थे, तभी अगर डाटा गलत आ गया तो वो टेस्ट कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी उसकी? कोई भी टेस्ट होता है तो उसकी पायलट स्टडी होती है, उस पायलट स्टडी करने के बाद उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ये सब चीजें निकलती हैं, फिर उस टेस्ट को एक लार्ज स्केल पे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, फिर वो टेस्ट बनाया जाता है। लेकिन अगर इनिशियली पायलट स्टडी में ही अगर प्रॉब्लम हो गया, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट ने इंटरवेंशन स्टडी ले रखा अपना रिसर्च प्रोजेक्ट,
अब इंटरवेंशन स्टडी लिया लेकिन कोविड चल पड़ा, तो उसमें वो इंटरवेंशन स्टडी तो काम आएगी नहीं, क्योंकि वो इंटरवेंशन कैसे देंगे, तो वो उसकी जो रिसर्च है वो गलत हो जाएगी अगर मान लो वो इंटरवेंशन नहीं देंगे तो। या फिर उन्होंने डाटा लिया और जस्ट मान लो कि भी कुछ ऐसे जो प्रोफेशनल्स थे जो हॉस्पिटल्स में कोविड में काम कर रहे थे उनका डाटा लेना था, उनके पास टाइम ही नहीं है, फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी फिल करके और वो डाटा दे दिया। और हमें पता चला जब स्टैटिस्टिक एनालिसिस हमने करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये जो डाटा है ये क्या है, स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्ट है एक तरफ रिजल्ट आ गया, जबकि उस टेस्ट का मीन स्कोर है वो बहुत अलग है। मीन स्कोर है काफी लार्ज पॉपुलेशन पे किया हुआ है, लेकिन उस डाटा कलेक्शन में क्या आया, वो स्क्यूड आ गया डाटा। ठीक है, वो पॉजिटिव स्क्यूड भी हो सकता है, नेगेटिव स्क्यूड भी हो सकता है। तो वो स्क्यूड आने का मतलब क्या हुआ कि भी ये रिस्पॉन्सेज हैं अच्छे से देख के नहीं किए हुए, जो मीन स्कोर से इतना डिफरेंशिएट हो गया डाटा, तो इसका मतलब वो टेस्ट है डाटा जो है वो एप्रोप्रिएट डाटा नहीं है। तो उसके बाद में जस्ट उससे बात हुई स्टूडेंट से, जब उसने कहा फिर सर क्या हो सकता है, तो आप दोबारा डाटा कलेक्ट किया उन्होंने 60 लोगों का, और बड़ा अच्छा सा फिर एक मैसेज लिख के एक उसमें पूरा एलोबरेट करके फिर वो लिखा के देखा, फिर तब अच्छा डाटा आया। तो वो प्रॉब्लम रिसर्च की होती है कि भी जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर मैंने आपको एक बार दिखाया था कि आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा सिलेबस को आप देखोगे तो आपको भी आइडिया होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से मान लो कनेक्ट कर सकते हो और आपस में उस चीज को लिख सकते हो। ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? कोई मुझे एक मैसेज भेजो प्लीज। वैसे तो अटेंडेंस कल वाली ही है, आप अटेंडेंस एक बार कल वाला लिंक है तो दोबारा एक बार भेज दो, आज की डेट मेंशन कर देना उसमें। सर डबल रिस्पॉन्स सबमिट नहीं हो पाते सर, और डेट का मेंशन नहीं होता है उसमें। ऐसा कुछ है? एक सेकंड। तो इसमें सिर्फ नेम, एनरोलमेंट नंबर और ईमेल आईडी का ही ऑप्शन होता है, डेट का ऑप्शन नहीं होता। ओके, मैं भी भेज रहा हूँ। ठीक है, मैंने भेजा है अभी। एक्चुअली ये तो मेरे को कल वाला ही लिंक लग रहा है, तो मैडम ने मुझे भेजा है। एक बार आप सेंड करो ग्रुप में, देखो। अंकिता, मैं आपको भेजा है सर, ये कली वाला है सर। एक बार आप ओपन करके देखो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कली वाला है सर, 22 वाला। ओपन नहीं हो रहा? हो गया ओपन तो, लेकिन इसमें कोई डेट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, बस वही 22 की अटेंडेंस आ रही है सर। चलो आप डाल दो, ये कोई बात नहीं है। लेट्स सी जो लोग डालेंगे। Okay, thank you. Anything else? Thank you, sir. Thank you, sir.